अब देखो ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स मतलब क्या है, जैसे कि हमारी बॉडी में कोई भी चीज का ट्रांसपोर्ट होता है एक से दूसरी जगह पर, ठीक है, तो हमारे पास एफिशिएंट सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, ठीक है। लेकिन अगर आप देखोगे बेटा, कितने बड़े ऑर्गेनिज्म है, कितने भी बड़े ऑर्गेनिज्म हो, ठीक है, उनके पास जो भी सिस्टम्स हैं वो सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू क्या है, हार्ट होगा, पंप करेगा, ठीक है, वो एक से दूसरे जगह जाएगा, या फिर और कोई दूसरा पंपिंग ऑर्गन होगा, पंपिंग सिस्टम होगा, जिसके थ्रू क्या होगा कि कोई भी फ्लूइड है, फ्लूइड में वाटर है, मिनरल्स हैं, आयंस है, या फिर फूड मटेरियल है, वो एक से दूसरी जगह क्या होता है, पंप होता है, या एक से दूसरी जगह फ्लो होता है, ठीक है। और चाहे छोटे ऑर्गेनिज्म लें, चाहे बहुत बड़ा ऑर्गेनिज्म, ब्लू व्हेल क्यों ना ले लें, ठीक है, जो दुनिया का सबसे बड़ा जो ऑर्गेनिज्म है अर्थ पे। तो अगर हम छोटे से बड़ा देखें तो बेटा एनिमल्स में एफिशिएंट सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, बट प्लांट्स में नहीं होता है। तो प्लांट्स में ऐसी क्या क्या चीजें होती है जिसके कारण एक छोटे से पौधे से लेकर के एक काफी बड़ा रेडवुड ट्री तक के नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे, भाई चीजों को ऊपर से नीचे लाना आसान होता है। क्यों? कोई भी चीज को ऊपर से नीचे ग्रेविटी। सरफेस पे, ग्रेविटी, ठीक है, तो ग्रेविटी। ग्रेविटी ये काम काफी कुछ कर देता है। लेकिन किसी चीज को नीचे से ऊपर ले जाना है तो वो थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो हमारे में ये सारी चीजें पंपिंग एक्शंस के द्वारा हो जाती हैं, बट प्लांट्स में क्या है ना, तो प्लांट्स में ऐसे कौन कौन से सिस्टम्स हैं जिसके कारण रूट से टॉप ऑफ द ट्री तक के जो भी वाटर है, जो भी मिनरल न्यूट्रिशंस हैं, वो सब ट्रांसपोर्ट होता है। तो ये सारी चीजें हम देखेंगे, ठीक है। तो इसमें कुछ कुछ चीजों को देखेंगे भाई कि कौन कौन सी चीजें कहाँ कहाँ ट्रांसपोर्ट होती है। तो एक छोटा सा अपन अगर प्लांट का एक स्ट्रक्चर देखें, ये रूट है, ठीक है, ये शूट सिस्टम है, ये उसके ब्रांचेस हैं, ठीक है, ये लीव्स हैं, फ्लावर है। ये कौन सा फ्लावर है सर, ऐसा कौन सा फ्लावर है ये, कौन सा फ्लावर है भाई? अर्जुन। हाँ बताओ भाई नासिर। रोज जैसे दिखता है। रोज, अरे बेटा आप लोगों को वही बस दिखेगा, ठीक है चलो। तो रोज जैसा दिख रहा है, तो ये कोई भी है, जैसे फ्रूट्स है भाई, अब जैसे मैंगो का सीजन मैंगो। है ना, तो ये मैंगो का सीजन है, तो ये फ्रूट है ना, फ्लावर है, लीफ है, स्टेम ब्रांचेस है, ये बहुत सारा है ना, तो ये रूट है। तो कुल मिला करके यहाँ ये बताना चाह रहा हूँ कि हर एक प्लांट को कुछ चीजों की जरूरत पड़ती है, ठीक है। जैसे कि फूड तो फूड में मेनली जो मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है, ठीक है, फूड की जरूरत पड़ेगी। जैसे कि ऑर्गेनिक फूड की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, वही सब, शुगर वगैरह, ठीक है। वाटर की जरूरत पड़ेगी हर एक प्लांट को, है ना, मिनरल एंड आयंस की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। और क्या एक से दूसरी जगह जाता है, प्लांट हार्मोन्स, ठीक है। प्लांट हार्मोन बहुत जरूरी है बेटा, प्लांट के ग्रोथ, डेवलपमेंट, ठीक है, सारी चीजों को कंट्रोल करने के लिए प्लांट हॉर्मोन्स। तो कुल मिला करके ये जो चार चीजें हैं भाई, ऑर्गेनिक फूड मटेरियल है, वाटर है, मिनरल आयंस है ना, प्लांट हॉर्मोन्स है, वो एक से दूसरी जगह कैसे जाएंगे। अगर मैं बात करूं यहाँ से नीचे जाना है तो ठीक है ना, यहाँ से नीचे अपना भेज सकते हैं हम ग्रेविटी के थ्रू, बट नीचे से ऊपर जाना है तो वो कैसे होगा, प्लस प्लस यहाँ से लेटरल मूवमेंट होना है तो वो कैसे होगा, लेटरल मूवमेंट, ये भी तो ग्रेविटी के अगेंस्ट ही होगा, ठीक है, लेटरल मूवमेंट होगा, ग्रेविटी इधर लग रही है, मूवमेंट इधर हो रहा है, ठीक है, नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, लेटरल भी हो रहा है, तो ये सारी चीजें कैसे होगी, यहाँ तक कैसे आएगा, यहाँ तक कोई चीज कैसे आएगा, फ्लावर तक कोई चीज कैसे जाएगा, रूट तक कैसे आएगा, और ब्रांच के टिप तक के कैसे आएगा, ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, तो भाई ट्रांसपोर्ट किस चीज का होता किस चीज का हो रहा है ना, ट्रांसपोर्ट कैसे हो रहा है ना, क्यों हो रहा है, समझ आ रहा बात, और कहाँ कहाँ हो रहा है। तो कहाँ कहाँ हो रहा है कोई भी चीज का ट्रांसपोर्ट, जैसे कि भाई फूड, ऑर्गेनिक फूड है, तो ये ऑर्गेनिक फूड कहाँ कहाँ चाहिए इसको, स्टेम प्लांट्स में, को कहाँ कहाँ चाहिए, रूट हर में। जगह चाहिए, हर जगह चाहिए, ठीक है। लीफ को भी ऑर्गेनिक फूड चाहिए, स्टेम ब्रांचेस को भी चाहिए, मेन एक्सिस को चाहिए, फ्रूट्स को चाहिए, फ्लावर को चाहिए, ठीक है, और ये स्टेम ब्रांच को चाहिए, रूट को चाहिए, सभी को फूड चाहिए, सभी को जिंदा रहने के लिए फूड मटेरियल चाहिए। वाटर किसको चाहिए, ऑब्वियसली सभी को Obvious चाहिए, है। है ना, सभी को चाहिए। मिनरल भी सभी को चाहिए, हर एक सेल को मिनरल्स की जरूरत पड़ती है। हम लोग मल्टीविटामिन, मल्टी मिनरल खाते हैं, क्यों खाते हैं, ठीक है,
क्यों खाते हैं? क्यों बेटा? हर एक मिनरल एंड आयन जो रहते हैं वो मेटाबॉलिक एक्टिविटी को एफिशिएंट रखने के लिए बहुत काम करता है। ठीक, तो सिर्फ अगर हम बोले सिर्फ पानी और चावल और दाल खा के जिए तो ऐसा नहीं हो सकता। हमारे बॉडी में जो मिनरल न्यूट्रिएंट्स हैं, विटामिन्स है, उसकी कमी हो जाएगी। तो उसके कारण विटामिन्स और मिनरल्स का क्या काम होता है? बहुत सारे एंजाइम के प्रिकर्सर्स होते हैं, बहुत सारे एंजाइम्स जो रहते हैं मेटाबॉलिक, हाँ मेटाबॉलिक जो एंजाइम्स होते हैं बॉडी में, ठीक है, तो उनका एक कॉन्स्टिट्यूएंट होता है भाई। जैसे कि अब विटामिन ए का अगर छोटा सा देखें तो विटामिन ए जो रहता है वो क्या काम करता है? जैसे कि हम हमारे में ह्यूमन में विटामिन ए जो रहता है क्या रोल है? बीटा कैरोटीन। हाँ, क्या क्या भी किसमें यूज होता है? रेटिनल की फॉर्मेशन। हाँ, तो ये क्या है भाई? ये प्रोटीन फॉर्मेशन में हेल्प करेगा। समझ आ रहा बात? स्ट्रक्चरल फॉर्मेशन में चेंज करेगा। ठीक है, जैसे आई में अपन रेटिनल बोलते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या हो रही है कुल मिलाकर के? ये बहुत सारे डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म कर रहे हैं। बहुत सारे मेटाबॉलिक जो एंजाइम्स होते हैं जो कि किसी सेल को चलाने के लिए जरूरी होते हैं, उनका एक बेस होता है, कॉन्स्टिट्यूएंट्स होता है। तो हमको मिनरल विटामिन इसीलिए जरूरी होता है। अगर हम इसकी सप्लाई बॉडी को समय समय पर नहीं करते रहेंगे तो वो प्रॉपर आयन या विटामिन की कमी होने के कारण कोई ना कोई डेफिशिएंसी बॉडी में क्रिएट होती है। और फिर वो धीरे धीरे डेफिशिएंसी जो रहती है फिर वो एक बीमारी बन जाती है। कोई भी आयंस की, भैया अगर आप नमक मत खाओ फिर देखो क्या होता है। बिल्कुल नमक मत खाओ, आयोडीन की समझदार बात, आयोडीन की डेफिशिएंसी हो जाएगी, सोडियम क्लोराइड की डेफिशिएंसी हो जाएगी। पानी में वाटर होल्ड नहीं हो पाएगा। सोडियम क्लोराइड की कमी के कारण पानी में पानी जो रहता है वो होल्ड नहीं हो पाएगा। हमारे साइटोप्लाज्म में सॉल्ट्स की कमी हो जाएगी, तो भी बड़ी दिक्कत है। हम देखेंगे आगे ऑस्मोसिस ऑस्मोसिस सब दुनियादारी। ठीक है, तो कहने का ये मतलब है कि भैया हमको ये सारी चीजों की जरूरत है। तो प्लांट्स को भी है, प्लांट का भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी होता है, प्लांट का भी नॉर्मल सेल होता है, दे आर ऑल्सो यूकैरियोटिक सेल। उसमें भी न्यूक्लियस होता है, उसमें भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती है, हार्मोन का एक्शन होता है। ठीक है, और एंजाइम का एक्शन होता है। ऑब्वियसली बिना एंजाइम के मेटाबॉलिक एक्टिविटी नहीं हो सकती। हर एक सेल को चलाने के लिए एंजाइम्स चाहिए होते हैं, और एंजाइम्स के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ आयंस, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ आयंस मिनरल्स की जरूरत पड़ती है। ठीक है, समझ आ रहा बात? एंड सबसे इंपॉर्टेंट वाटर एंड फूड तो चाहिए हर किसी को जिंदा रहने के लिए। ठीक है, तो ये चार चीजों को हमको क्या करना है बेटा? ट्रांसपोर्ट करना है इधर से उधर, चाहे नीचे से ऊपर लो, ऊपर से नीचे लो, चाहे आजू बाजू लो, या कहीं भी हो। ठीक है, इतना समझ आ रहा बात आप लोगों को? तो कौन सी चीजें कहाँ से ट्रांसपोर्ट होंगी? तो ट्रांसपोर्ट का एक ओरिजिन साइट होता है और एक एंड साइट होता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें वाटर एंड मिनरल आयंस की, ठीक है, तो वाटर एंड मिनरल आयन जो रहता है वो रूट से ट्रांसपोर्ट होगा। रूट के द्वारा वाटर एंड मिनरल्स जो रहेंगे वो ट्रांसपोर्ट होगा। समझ आ रहा बात? ठीक है, वाटर एंड मिनरल ट्रांसपोर्ट होगा। तो जो सॉइल है यहाँ पर इसके आसपास में जो सॉइल है, ठीक है, सॉइल नहीं भी होगा तो भी हम एब्जॉर्ब कर सकते हैं। ठीक है, हाइड्रोपोनिक्स वगैरह जो नेक्स्ट चैप्टर में है। तो ये जो रूट के आसपास में अगर आपको मालूम होगा तो रूट हेयर्स होते हैं। अभी हम लोगों ने एनाटॉमी देखा है। तो स्टेम जो रूट के, अगर हम एनाटॉमी देखें तो सबसे बाहर रूट में कौन सी लेयर होती है? रूट में सबसे बाहर एपिडर्मिस। एपिडर्मिस में कौन सा स्ट्रक्चर होता है जो वाटर एब्जॉर्ब करने में हेल्प करेगा? रूट हेयर। और ये जो रूट हेयर्स होते हैं ये यूनिसेलुलर होते हैं या मल्टीसेलुलर होते हैं? यूनिसेलुलर होते हैं। यूनिसेलुलर होते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने एनाटॉमी में देख लिया है कि भैया ऐसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर है एपिडर्मिस में, फिर वो यूनिसेलुलर हेयर है लाइक स्ट्रक्चर है ना, सेल का ही एक आउटग्रोथ है, एपिडर्मिस सेल का ही आउटग्रोथ है। ठीक है, तो वो एब्जॉर्ब करता है मिनरल्स को और वाटर को। कैसे करता है इसको हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो ये एब्जॉर्ब करेगा बेटा इन सारी चीजों को, और फिर अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ एब्जॉर्ब हो गया, कैसे एब्जॉर्ब होगा वो अपन देखेंगे आगे। ठीक है, सिम्प्लास्ट, एपोप्लास्ट, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग ये सब होता है। तो यहाँ से एब्जॉर्ब हुआ, फिर लेकिन मुझे एकदम टिप ऑफ द प्लांट में चाहिए वो वाटर। ठीक है, तो चलो बताओ भाई, जो टेस्ट नहीं दी थी, हाँ वेनु, चलो बताओ वेनु कि वाटर और मिनरल्स जो रहते हैं
वो रूट से एब्जॉर्ब होंगे और टिप ऑफ द प्लांट में जाएंगे। तो कैसे जाएंगे, कौन लेके जाएगा, मतलब कौन सा स्ट्रक्चर? हाँ बताओ। जाइलम। हाँ जाइलम, ठीक है। तो ये जो भी वाटर एंड मिनरल्स हैं ये रूट के थ्रू इस टिप ऑफ द प्लांट में जा रहे हैं, और ये इसमें भी जाएंगे, लीफ में भी जाएंगे, स्टेम में भी जाएंगे, फ्लावर्स में भी जाएंगे, फ्रूट्स में भी जाएंगे। तो ये सब जो है कौन से स्ट्रक्चर के थ्रू होता है, तो ये जाइलम। फिर मैं आपसे पूछूंगा, है ना, बताओ भाई गौरी, कि जाइलम में ऐसा कौन सा एलिमेंटल स्ट्रक्चर है? जाइलम एक टिश्यू है, जाइलम एक टिश्यू है, तो उसमें कौन सा जो सेलुलर स्ट्रक्चर है जो वाटर को ट्रांसपोर्ट करेगा? बताओ गौरी, जो जो टेस्ट नहीं दिए उसे पूछूंगा। बॉबी, सॉरी हेमा, हेमा बताएगी। और कौन नहीं दिया? उर्वशी, बताओ भाई उर्वशी। तुम्हारे घर में ठीक है अभी उर्वशी? ठीक है अभी तबीयत ठीक है? हैं उर्वशी, कहाँ चलेगी, सो गई क्या? नहीं सोई हो। बताओ भाई हेमा, मैसेज कर सकती हो हेमा? कौन ट्रांसपोर्ट करेगा जाइलम में? ऐसी कौन सा सेल्स, कौन से सेल्स होते हैं जो ट्रांसपोर्ट करते हैं वाटर मिनरल्स को? बताओ उर्वशी, हेमा, गौरी। आप लोग अनम्यूट करके बता भी नहीं रहे हो और आंसर भी नहीं दे रहे हो। और कौन नहीं दिया था टेस्ट, 4 लोगों के अलावा? 6 लोग थे। याशिका। हम्म। हाँ बताओ भाई विदिता, बताओ विदिता, जाइलम में ऐसा क्या होता है जो वाटर ट्रांसपोर्ट करेगा? मेन कौन सा स्ट्रक्चर होता है जाइलम में जो वाटर एंड मिनरल ट्रांसपोर्ट करेगा? अल्फी, अंकिता, ये अनम्यूट नहीं हो रहा है क्या? हो रहा है सर। तो ये लोग कैसे मुंह में दही जमा के बैठे हैं सब? आंसर दो ना, मैं क्या पूछ रहा हूँ, सब लोग देना है सर। दो कोई भी। सर जाइलम वेसल और ब्रैकेट। वेसल्स एंड ट्रैकेट्स। अब कई लोग पेरेन्काइमा और फाइबर दे रहे हैं आंसर, स्टोरेज और सपोर्ट भी होता है। कई लोग पेरेन्काइमा एंड फाइबर आंसर दे रहे हैं। तो पेरेन्काइमा एंड फाइबर होता है क्या? है सर वो स्टोरेज के लिए होता है, पेरेन्काइमा और फाइबर भाई, वो सपोर्ट। सब सपोर्ट करते हैं, वो लोग सपोर्टिंग टिश्यूज हैं, ठीक है, सपोर्टिंग टिश्यूज है। मेनली जो रहता है वो वेसल्स होते हैं, इसमें मेनली वेसल्स होते हैं, ठीक है, और सेकेंडरी ट्रैकेट, ठीक है। तो मेन ये होता है ना, समझ आ रहा बात? एंड ट्रैकेट्स मेन वेसल्स होते हैं। ट्रैकेट, वेसल नाम ही वेसल है, ठीक है, नाम ही वेसल है, मतलब वेसल है मतलब एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, कैपिलरी के जैसा। जैसे स्ट्रॉ होता है ना, स्ट्रॉ, समझ आ रहा है? जैसे आप स्ट्रॉ पीते हो, तो स्ट्रॉ में जो भी पी रहे हो आप लोग, ड्रिंक वगैरह जो भी ले रहे हैं, ड्रिंक का मतलब वो जो भी मिल्क शेक वगैरह, ठीक है, वो स्ट्रॉ में आ क्यों रहा है? कैपिलरी एक्शन के कारण होता है, ठीक है। उसमें कोहेजन, एडेशन, ये सब प्रॉपर्टीज होती है। कैपिलरी एक्शन जो होता है आप लोग पढ़ते हो फिजिक्स में, समझ आ रहा बात? फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ते होगे, फ्लूइड मैकेनिक्स में ना कि और किसी में? इसी में सर। बस बस वो सब सारा कॉन्सेप्ट अभी यहीं घुसने वाला है, समझ आ रहा बात? तो जाइलम में ये जो वेसल्स है, नाम ही इसलिए दिया गया, वेसल लाइक कैपिलरी ट्यूब जैसा रहता है, पतला, है ना, समझ आ रहा बात? तो उसमें जो रहता है वो ग्रेविटी के अगेंस्ट जाता है। फिर बात ये आती है कि ग्रेविटी के अगेंस्ट कैसे चले जा रहा है, तो फिर वही मैंने बताया
कि जैसे आप कोई स्ट्रॉ के द्वारा पतला सा नारियल पानी पीते होगे आप लोग, तो नारियल पानी में कोई इतना मोटा स्ट्रॉ तो होता नहीं, पतला सा स्ट्रॉ देते हैं वो लोग जो नारियल पानी वाले होते हैं, उसको डुबोते हो और वो पानी को ऊपर खींचते हो, तो ये क्या सक्शन प्रेशर है, ये एक सक्शन प्रेशर है, ठीक है। लेकिन अगर आप देखोगे कैपिलरी एक्शन को, अगर आप देखोगे तो अगर एक पाइप में हल्का सा खींच के बेंड करके रख दोगे अगर, तो नीचे से ऊपर आके फिर नीचे गिरेगा और वो गिरता ही रहेगा। कभी देखे ऐसा किए हो आप लोग? जैसे पेट्रोल हम लोग बचपन में जैसे कि पेट्रोल निकालते, खास तौर पे बॉयज लोग इस चीज को अच्छे से समझेंगे, है ना, गर्ल्स लोग भी हो सकता है देखे हो या किए हो। तो हम लोग जैसे पेट्रोल खत्म हो जाता था तो अपने दोस्त यार के पेट्रोल की टंकी से, बाइक से हम लोग पेट्रोल निकालते थे। तो कैसे निकालते हैं, तो क्या किया जाता है कि एक पतला सा पाइप लेते हैं, उसकी जो टंकी होती है पेट्रोल की उसमें डालते हैं, तो अपने आप नहीं आ जाएगा। एक बार शक करते हैं, ऐसा खींचते हैं, ठीक है, पुल करते हैं, एक बार पेट्रोल को ऐसा ऐसे पुल करते हैं, कई बार मुंह में भी आ जाता है कई लोगों के, ध्यान नहीं रखते हैं तो, ठीक है, समझ आ रहा बात। तो ऐसा शक करते हैं, ऐसा पुल करते हैं, खींचते हैं, तो क्या होगा, पुल बोला मैंने, पुश नहीं बोला, दोनों में अंतर होता है, पुश करना और पुल में अंतर, ठीक है। तो पुल किए तो क्या होगा, वो पाइप में जैसे हम पेट्रोल को पुल किए, तो ये जो कैपिलैरिटी एक्शन के कारण क्या होता है, एक बार आना चालू हुआ तो नीचे से ऊपर आना कंटिन्यूअस चालू रखता है। कभी देखे हो आप लोग ऐसा? सर जी सर वो किए। पेन के साथ हुआ है, इंक मुंह में यस गया है, सर। पेन के साथ? इंक तो चला गया था मुंह में। सर वो मैं तो ऐसा पेट्रोल में ही देखी हूँ, पेट्रोल का हाँ, करती हूँ। पेट्रोल में ऐसा करते हैं, पानी में भी ऐसा करते हैं। पानी का जो टैंकर होता है अगर आप देखोगे तो हाँ पानी की पाइप बहुत है। कमी रहती है, तो पानी के टैंकर में एक पाइप डालते हैं और उस पाइप से पानी को नीचे लाते हैं, लेकिन वो नीचे से ऊपर कैसे आता है, सबसे बड़ी बात, नीचे से ऊपर कैसे आता है, यही सब है बेटा, कैपिलरी पुल एक्शन के कारण होता है। एक बार उसको खींचते हैं पानी को, समझ आ रहा बात, तो फिर वही कैपिलरिटी एक्शन के कारण फिर नीचे आते जाता है, आते जाता है, कंटिन्यूस आते जाता है, समझ आ रहा बात। तो यही सारी चीजों का एक्चुअल में पूरा फिजिक्स का ही यहाँ पर एप्लीकेशन होता है, ये जाइलम वेसल्स एंड ट्रैकेट्स में, समझ आ रहा बात। तो नीचे से ऊपर वो इसीलिए जाता है। फिर बात ये है कि हम लोगों ने पाइप का एक छोर तो पकड़ लिया भाई, जैसे कि ये एक पानी का कोई टंकी है, यहाँ से मैंने ऐसा पाइप को जोड़ दिया और मैं यहाँ पर इस पानी को ऐसा, मैंने पहले इस हिस्से पे ऐसा पुल किया, पुल करने के बाद वो कंटिन्यूअस आ रहा है, भाई सीधी सी बात है, ये अगेंस्ट ग्रेविटी चल रहा है, देन उसके बाद नीचे गिर रहा है, समझ आ रहा। तो मैंने यहाँ पर पुल एक्शन किया ना, मैंने यहाँ पर पुल एक्शन किया, समझ आ रहा बात। तो यहाँ पर कौन है जो ऐसे प्लांट में ऐसे खींचते रहेगा वेसल्स और ट्रैकिट्स को, तो ये सब भी हमको देखना रहेगा कि ये कैसे होता है, समझ आ रहा बात, कि प्लांट्स में इतना हाई मतलब कई मीटर तक के बेटा, कई 100 फीट के भी होते हैं प्लांट्स, तो यहाँ से यहाँ अगेंस्ट ग्रेविटी कैसे जाते हैं, तो ये कोई ना कोई तो पुल होगा, कोई ना कोई तो उसको खींच रहा है, तभी वो नीचे से ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो वो उसी को हम ट्रांसपिरेशन पुल बोलते हैं, जिसको हम आगे देखेंगे लीव्स वगैरह में, ठीक है। चलो क्लियर है इतना। तो ये तो हो गया हमारा वाटर एंड मिनरल का ट्रांसपोर्ट, तो ये सभी जगह होगा। देन आते हैं फूड, तो फूड जो रहता है उसका स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ है, ऑब्वियसली लीव में, लीव में फोटोसिंथेसिस के थ्रू फूड बनेगा, ठीक है। और बहुत सारे स्टेम है, लीव है, अलग अलग फ्रूट्स हैं, फ्लावर्स है, वहां पर डिफरेंट टाइप्स के हार्मोन बनते हैं, प्लांट हार्मोन जिसको हम आगे देखेंगे। तो प्लांट हार्मोन जो रहता है वो भी ऐसे ही ट्रांसपोर्ट होगा, अलग अलग जगह बनेगा, ठीक है। चलो, तो फूड जो बना है यहाँ पर मेनली, अब इस फूड की जरूरत कहाँ है, इस फ्रूट को भी है, इस फ्लावर को भी है, स्टेम के ब्रांच को भी है, टॉप ऑफ द ट्री को भी है, एंड टिप ऑफ द रूट को भी है, समझ आ रहा बात। तो ये जो लीफ में जो फूड बन रहा है फोटोसिंथेसिस के द्वारा, ये कैसे ट्रांसपोर्ट होगा, तो भाई कैसे ट्रांसपोर्ट होगा, कैसे ट्रांसपोर्ट होगा, बाय फ्लोएम। तो ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं, इसीलिए हम एनाटॉमी पहले पढ़े हैं, ताकि ये सब आपको समझाना ना पड़े मुझे। तो फ्लोएम में ऐसा कौन सा चीज है जो कि फूड का ट्रांसपोर्ट करता है? मेनली सेव। बेटा टेस्ट हो गया, लेकिन अभी तक कई लोगों को ये सारी चीजें, बेसिक चीजें अभी तक लोगों को नहीं मालूम है कि जाइलम में मेन ट्रैकेरी एलिमेंट्स क्या होते हैं और फ्लोएम में मेन जो रहता है ट्रांसलोकेटिंग एलिमेंट्स क्या होते हैं, स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, ठीक है। अभी भी लोग गलत गलत आंसर किए हैं, मैं देखा हूँ। तो आप लोग टेस्ट के लिए मतलब नहीं पढ़े हो, है ना, इसका ये मतलब है कि टेस्ट के लिए आप लोग अच्छे से तैयारी नहीं किए हो, आप लोग नहीं पढ़े हो, आप लोग चीजों को नहीं समझे हो, ठीक है। तो सीव ट्यूब जो रहता है मेन एलिमेंट्स हैं इसमें, है ना, फूड ट्रांसलोकेशन के लिए। तो ये जो ट्रांसपोर्ट होता है चाहे वाटर मिनरल का या फूड का, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसलोकेशन,
एक से दूसरे जगह लोकेट हो रहा है। ट्रांसलोकेशन का मतलब होता है एक से दूसरे जगह चीजों का मूवमेंट होना। क्लियर हो रहा है इतना? ठीक है ना? तो ये मैंने एक बेसिक सा बताया आप लोगों को कि भैया कौन सी चीज कहाँ बन रही है, कौन सी चीज कैसे जा रही है ना? इसी को हम आगे चल के देखते जाएंगे। ठीक है? यस सर। चलो तो अब बात ये आती है कि हम लोगों ने लीफ का एक एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर देखा है। तो लीफ का एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर में अगर हम देखें तो हमको क्या क्या दिखेगा भैया? लीफ का जो एडेक्सियल सरफेस हो या फिर एबैक्सियल सरफेस हो, यहाँ पर हमको एपिडर्मिस मिलेगा। देन उसके बाद यहाँ पर वास्कुलर बंडल मिलेगा। देन उसके बाद हमको यहाँ पर कुछ सेल्स मिलेंगे, स्पॉन्जी एंड पेलिसेड सेल्स, ये सब मिलेंगे। ठीक है? और यहाँ पर एक स्टोमेटा रहेगा। ठीक है? स्टोमेटा रहेगा। ऊपर रहेगा नीचे रहेगा? नीचे। एडेक्सियल में या एबैक्सियल में? एबैक्सियल में, Abaxial डाइकॉट में, है ना? मोनोकॉट में, दोनों में। हाँ, मोनोकॉट में दोनों साइड मिलेगा, डाइकॉट में आपको एबैक्सियल मतलब लोअर सरफेस। जैसे ये Yes, लीफ है तो sir. अपर में मेनली नहीं मिलता Ventral है, में। डाइकॉट में मेनली नीचे मिलेगा। ठीक है? चलो तो अब यहाँ पर मेरा ये बताने का मकसद क्या है? ये छोटा सा मैंने डायग्राम बनाया भाई, जाइलम है, फ्लोएम है, वास्कुलर बंडल है। तो लीफ में मेन फूड बना फोटोसिंथेसिस के थ्रू, कहाँ बनेगा? मेसोफिल सेल्स में मेसोफिल बनेगा। सेल। है ना? चलो तो ये जो मेसोफिल है, पेलिसेड है, ये जो सेल है यहाँ पर, ये सेल में फोटोसिंथेसिस हुआ। अब बात ये है कि भाई फोटोसिंथेसिस हुआ मतलब फूड बना। अब ये जो फूड है क्या लीफ खुद रखेगा? क्या उसी को चाहिए? नहीं, उसी को सब चाहिए, सबको चाहिए। लेकिन ये दूसरे को क्यों देगा? उसको भी बदले में कुछ मिलेगा। ये क्या दान दाता है? नहीं। नहीं। तो ये क्यों देगा एक्चुअल? तो ये बनाएगा ही नहीं, एक्सेस है तो। कोई चीज हमारे पास एक्सेस है, भाई किसी के पास 100 करोड़ रुपए है घर में और रखने की जगह नहीं है, तो वो क्यों बनाएगा? तो और क्यों पैसा लाएगा घर में? 100 करोड़ रुपए मेरे घर में, पूरा घर में पूरा भर गया। जिंदा नहीं रहेगा। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं। तो वो सर, पूरा भर गया है। मिलेगा ना, बाटा सिस्टम, लेन देन। नहीं मैं नहीं कुछ दूंगी तो मुझे भी मिलेगा। नहीं, तो पूरा मेरे पास पैसा भर गया है। ठीक है? तो अब पैसा और आने की जगह नहीं है। तो भाई मेरे पास है, मैं दूसरे को क्यों दूं? मेरे को नहीं देना है। वैसे मैं नहीं करता हूँ, बट मुझे नहीं देना है। मान के चलो मेरे पास एक्सेस है और मैं पैसा अब और नहीं कमाऊंगा, 100 करोड़ है और जगह ही नहीं है, तो मैं और कहाँ से पैसा लाऊं कमा के? समझ आ रहा बात? तो अब क्या होगा? अब अगर चोर उचक्के को पता पड़ा, पुलिस को पता पड़ा, इनकम टैक्स वाले को पता पड़ा, तो वो लोग आके लेके जाएंगे। इसलिए मैं बांट दूंगा ताकि मेरे नहीं पास दिखे। तो, नहीं बैंक में रखा तो देंगे। हाँ, तो होता क्या है कि भैया इसके पास फूड बन रहा है काफी ढेर सारा क्वांटिटी में। ठीक है? अब यहाँ पर चालू होता है कि भाई मैंने आपको ये बताया कि जो फूड है वो फ्लोएम के थ्रू पूरे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो अब ये फ्लोएम तक कैसे जाएगा? भाई सीधी सी बात है, अब यहाँ पर हम लोग ट्रांसपोर्ट का मैकेनिज्म देखेंगे, जिसमें हमको सिंपल डिफ्यूजन देखने को मिलेगा, फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट देखने को मिलेगा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट देखने को मिलेगा। तो भाई कोई भी सेल में जब सॉल्यूट का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है तो क्या होगा बेटा? सॉल्यूट का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा तो ऑब्वियसली वो अपने सेल को स्टेबल रखने की कोशिश करेगा, या तो पानी ऐड करेगा या सॉल्यूट को बाहर भेजेगा। क्या बोला मैंने? या तो पानी ऐड करेगा या सॉल्यूट को बाहर भेजेगा। पानी ऐड करने की जगह नहीं है तो अब क्या करेगा? सॉल्यूट उस सेल में ट्रांसफर होगा जिसमें कम है, उस सेल में ट्रांसफर होगा जिसमें कम है। समझ आ रहा बात? हायर से लोअर कंसंट्रेशन में जाएगा। समझ आ रहा बात? तो यहाँ बनते जाएगा, बाजू वाले के पास कम बना है तो वहां सॉल्यूट जाएगा, फिर उसके बाजू वाले के पास कम बना है तो वहां जाएगा। ऐसे करते करते फ्लोएम में हमेशा डेफिशिएंसी रहती है, फ्लोएम हमेशा गरीब रहता है। समझ आ रहा है क्यों? क्योंकि वो खुद नहीं रखता, वो क्या करता है, जहां जरूरत है वहां वहां पर वो, उसको डिमांड आएगी तो वो सप्लाई करते जाएगा, सप्लाई करते जाएगा, उसका काम ही वही है। भाई सीधी सी बात है कि फ्लोएम इसमें है। ठीक है? ये स्टेम का फ्लोएम है, स्टेम के सेल्स हैं, तो स्टेम के सेल भूखे हैं तो वो क्या करेंगे? फ्लोएम में जो भी बचा खुचा है उसको खींच लेंगे, तो फ्लोएम में कमी हो गई, फ्लोएम में फूड की कमी हो गई। तो फ्लोएम में जहां पर फूड है
वहां से यहाँ पर इस ये फ्लोएम का मान के चलो सीव ट्यूब है, समझ आ रहा बात, ये फ्लोएम का सीव ट्यूब है। तो नीचे वाला जो सीव ट्यूब था वहां पर जो बाजू में सेल्स है, मेरी उंगलियां जो रहती हैं सेल से मान के चलो, ऑब्वियसली आपको मालूम है पेरेन्काइमेटस सेल्स वगैरह से लोग घिरे हुए रहते हैं, ठीक है, फाइबर उसको सपोर्ट करता है, आपको मालूम है, ठीक है। तो ये पेरेन्काइमेटस सेल जो रहते हैं भाई, ये तो भूखे हैं, तो इनको ट्रांसफर होगा। तो ये जो नीचे वाला जो सीव ट्यूब है या फ्लोएम का स्ट्रक्चर है, इसमें फूड की कमी हुई, लेकिन ऊपर में है तो ऊपर से नीचे खींचेगा, फिर इसको देगा, फिर ये इसको कमी हो जाएगी तो ये अपने ऊपर वाले से फूड को खींचेगा। देन उसके बाद अब इसके पास फूड की कमी होगी तो वो कैसे करेगा, इसके आसपास का जो पेरेन्काइमेटस सेल है उससे फूड को खींचेगा, समझ आ रहा है, डिफ्यूज होगा। देन इसमें कहां से आएगा, अब इसमें कहां से आएगा, बाजू वाले सेल से, इसमें कहां से आएगा, बाजू वाले सेल, इसमें कहां से आएगा, जहां पर बन रहा है सोर्स, सोर्स, तो सोर्स से ऐसे हायर टू लोअर मूव करना चालू होता है। ठीक वैसे ही जाइलम में भी होता है, ठीक वैसे ही फ्लोएम में भी होता है। तो हम लोग अभी देखेंगे कि भाई कौन कौन सा मेथड्स होते हैं। तो ये आप लोगों को एक थोड़ा सा बेसिक समझ आ गया होगा कि जाइलम जो रहता है वो कैसे अगेंस्ट ग्रेविटी भी ट्रांसपोर्ट कर सकता है चीजों को, और फ्लोएम में फूड बन रहा है तो बाकी पार्ट्स में कैसे जा रहा है, तो फ्लोएम के सीव ट्यूब के थ्रू ही जाएगा। बट वही है बेटा, एक बोल सकते हैं सोर्स है जहां कोई चीज की क्वांटिटी ज्यादा है, और एक सिंक है जहां पर कोई चीज की क्वांटिटी कम है। तो सोर्स टू सिंक मतलब जहां बहुत ज्यादा बन रहा है और जहां बहुत ज्यादा जरूरत है, वहां ऑटोमेटिकली क्या होता है, धीरे धीरे ट्रांसफर होने चालू हो जाता है। ऐसा प्लांट में हर जगह होता है। ठीक है, थोड़ा सा समझ आ रहा है, बेसिक समझ आ रहा है। मैं थोड़ा सा एक कहानी जैसे बता रहा हूँ, क्योंकि इसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं। एनसीईआरटी में देखोगे तो पूरा टॉपिक ही टॉपिक भरा पड़ा है इस चैप्टर में। क्लियर है? जी सर। सर मतलब लव लीव्स इसलिए ऐसा करते हैं ना ताकि स्टेबल हो जाए खुद। ऑब्वियसली बेटा, ऑब्वियसली। अब जैसे कि मान के चलो आप अगर पानी पी लोगे, सॉरी, आप अगर मैं आपको 2 चम्मच नमक खिला दूं, तो अब उसके बाद मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब उसके बाद आप क्या करोगे, पानी पिएंगे। क्यों पियोगे, उसको क्यों पियोगे, क्यों? जैसे ही हम नमक खाते हैं, बहुत सारा नमक खा लिए, जैसे खाने में बहुत सारा नमक खा लिए, ठीक है, तो क्या होता है, हमारे ब्लड में नमक एब्जॉर्ब होगा। फिर ऑब्वियसली ब्लड में एब्जॉर्ब क्यों हो रहा है, क्योंकि इंटेस्टाइन के मुकाबले ब्लड में सॉल्ट की कमी है, तो हायर टू लोअर जा रहा है। फिर ब्लड से वो सारे सेल्स में घुसेगा सॉल्ट जहां पर उसका कंसंट्रेशन कम है। तो हर एक सॉल्ट में पूरे ब्लड में क्या हो गया, नमक ज्यादा हो गया। तो ब्लड में अगर नमक ज्यादा हो जाएगा तो ऑब्वियसली पानी कम होगा, या नॉर्मल रहेगा, या ज्यादा हो जाएगा। चलो बताओ भाई वेदांशु, अगर एक नॉर्मल ऑस्मोलैलिटी है ब्लड का, तो उसमें अगर हम नमक ऐड कर दिए, 2 चम्मच ज्यादा ऐड कर दिए, जरूरत से ज्यादा ऐड कर दिए नमक, तो इस ब्लड में पानी की कमी हो जाएगी, पानी उतना ही रहेगा, या पानी की क्वांटिटी ज्यादा हो जाएगी? पानी उतना ही रहेगा। पानी की कमी हो जाएगी बेटा। पानी उतना ही कब रहेगा, जब नमक ऐड नहीं हुआ था। नमक ऐड नहीं होता तो पानी उतना ही था, लेकिन अब मैंने नमक ऐड कर दिया। अब इधर ध्यान दो, ये नमक है, ये पानी है, समझ रहा? पहले ही बराबर थे, मैंने नमक ऐड कर दिया, नमक ऐड कर दिया तो नमक की क्वांटिटी ज्यादा हो गई, तो पानी की क्वांटिटी ऑटोमेटिक कम हो गई अकॉर्डिंग टू सॉल्ट। तो अब पानी की क्वांटिटी को वापस स्टेबल करना है, तो इसीलिए फिर हमारा जो थर्स्ट सेंटर होता है, हाँ, हमको पानी पीने का, हाँ, पानी पीने का जरूरत महसूस होता है, समझ जा रहा है? तो हम पानी पीते हैं। तो ठीक वैसे ही ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जो होता है, चाहे हमारी बॉडी में हो चाहे प्लांट के बॉडी में हो, यही कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जो रहता है पानी और सॉल्यूट पार्टिकल्स के मूवमेंट में हेल्प करता है। समझ आ रहा बात? सर अगर ऐसे देखे तो जो सॉल्ट है उसको अपन बोलते हैं वाटर, मतलब वो करते हैं ना, रोक के रखते हैं। अगर बॉडी में से सॉल्ट का अमाउंट ज्यादा हो गया तो वाटर रोक के रखेगा, हाँ, जाने नहीं देगा। तो इस हिसाब से अगर देखे तो सेल में वाटर का अमाउंट ज्यादा होना चाहिए ना, अगर सॉल्ट का ज्यादा हो रहा है तो। हर एक चीज का एक बेसिक लेवल होता है दुनिया में, हर जगह हर एक चीज का एक बेसिक लेवल होता है। तो भैया अगर किसी सेल को एक पर्टिकुलर अमाउंट में सॉल्ट चाहिए, ठीक है, और उस पर्टिकुलर अमाउंट में जो सॉल्ट है वो पर्टिकुलर वाटर को रोकने के लिए चाहिए एक्चुअल में,
तो सॉल्यूट पार्टिकल जो होता है वो सॉल्वेंट को होल्ड करके रखता है एक जगह, ठीक है, और होल्ड करके रखेगा तो उतना पानी वहां पर स्टेबल रहेगा। बहुत ज्यादा अगर पानी आ गया, खुद ही सोचो कि अब बहुत ज्यादा अगर पानी आ गया सेल में, है ना, थोड़ा सा इसको सोचो कि ये कोई सेल है, इसमें नंबर ऑफ सॉल्यूट्स 100 हैं, ठीक है, और इसके एवज में ये सॉल्यूट है, ठीक है, सॉल्यूट है ना, और ये 200 मॉलिक्यूल ऑफ सॉल्वेंट को ये होल्ड करके रख रहा है, ठीक। तो ये सेल है, समझ आ गया बात। अब यहाँ पर आप 100 सॉल्यूट और ऐड कर दो, अब क्या होगा, ये सॉल्यूट क्या करेगा, 200 मॉलिक्यूल ऑफ सॉल्वेंट को और अट्रैक्ट करेगा, तो ये 200 सॉल्वेंट जो रहता है वो और जाएगा, ठीक है। मेरा बेटा भी आया और एकदम कुंफू स्टाइल में दरवाजा को खोला, या मतलब वो सोचा होगा मैं अंदर हूँ ऐसी, फिर जैसे देखा मैं क्लास ले रहा हूँ चुपचाप चले गया निराश होकर के, ठीक है। नहीं तो मैं आता है तो मैं मस्ती करता हूँ उससे। तो ये 200 जो सॉल्वेंट है वो अंदर जाएगा, तो मुझे बताओ सॉल्वेंट भी डबल हो गया। लेकिन भैया सेल का भी तो कोई एक स्ट्रक्चर होता है, कितना ही घुसा दोगे अंदर में तो सेल स्ट्रेच नहीं होगा क्या, होगा होगा सेल स्ट्रेच होगा, सेल स्ट्रेच होगा तो भैया एक साइटोप्लाज्म का भी होल्डिंग कैपेसिटी होगी, साइटोप्लाज्म भी एक लिमिटेड अमाउंट में रहना चाहेगा, ना ज्यादा ना कम, ठीक है। तो अब ये सॉल्वेंट जो अंदर घुसेगा इसको रोकने के लिए भी अंदर से कोई प्रेशर लगेगा, ऐसा ऋतिक रोशन वाला एक गाना देखते हो ना, ऐसा वाला कौन सा होता है, पलका जी एक पल का जी ना, तो बस वही यही वाला डांस दिखाएगा ये सेल, और फिर इसको क्या करेगा, अपोज करेगा अंदर आने से। तो वही जो अपोजिंग जो प्रेशर होता है उसी को हम ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं, समझ आ रहा है। यही जो अपोजिंग प्रेशर होता है वही ऋतिक रोशन वाला ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, समझ आ रहा बात। फिर अगर अंदर आ भी गया सॉल्वेंट ज्यादा होने के कारण, तो फिर अब क्या होगा बेटा, यहाँ पर जो वॉल है ये भी तो कितना स्ट्रेच होगा, एक लिमिट में स्ट्रेच होगा। तो जब ये लिमिट में स्ट्रेच होगा तो अब ये वॉल भी क्या करेगा, इस साइटोप्लाज्म पे प्रेशर क्रिएट करेगा कि और ज्यादा मत डालो नहीं तो मैं फट जाऊंगा, समझ आ रहा बात। तो ये वॉल प्रेशर होता है, ये वॉल प्रेशर होता है, इसी को हम टर्गर प्रेशर बोल देते हैं, समझ आ रहा है। तो इसको जो अपोज करने वाला जो रहता है दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये सॉल्वेंट जो रहता है, ये जो सॉल्यूशन है दैट इज प्रोटोप्लाज्म जो है, ये और भी लिक्विड को आने से रोकेगा, दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर। और इसको ऐसा करने के लिए वॉल प्रेशर भी सपोर्ट करता है, समझ आ रहा बात, ठीक है। तो ये सब हम देखेंगे आगे चल के। तो ये सारा प्रोसेस ऐसा नहीं है बेटा कि बस ऐसे जा रहा है घूम रहा है कम हो गया ज्यादा हो गया, ऐसा नहीं होता, सब सबका सब सेलुलर लेवल पे होता है। तो ऐसा नहीं है कि बहुत, इसलिए मैंने बोला ना कि बहुत सारा सॉल्यूट भर गया है इसमें, है ना, बहुत सारा फूड जमा हो गया तो वो रख ही नहीं पाएगा। क्यों, ये सब भी तो हो रहा है उसके सेल में, ये सब भी उसके सेल में होगा तो वो रख ही नहीं पाएगा, ठीक है, समझ आ रहा बात। हाँ। सर तो आपने ये बोला कि जो नमक है वो पानी को होल्ड करके रखता है, सॉल्यूट नमक हो चाहे और भी कुछ, जैसे शुगर सॉल्यूशन है वो भी होल्ड करके रखे, जो भी सॉल्यूट पार्टिकल है वो सब होल्ड करके रखते हैं। हाँ यस सर। ठीक है, तो ये हटा दूं। हाँ सर। जी सर। सर ऑस्मोटिक प्रेशर कौन लगा रहा है? ये बेटा प्रोटोप्लाज्म का रहता है। अब कौन लगाएगा, आप खुद ही देखो, सेल के अंदर जो प्रोटोप्लाज्म है उसमें पानी और आने की जगह नहीं है, तो ये अपोज करेगा ना इस वॉल पे, इस वॉल पे Yes, एक sir. प्रेशर अपोज करेगा, समझ आ रहा है। ये जो साइटोप्लाज्म है वो, क्योंकि इसमें ऑलरेडी इतना सारा सॉल्वेंट है, अब ये इसमें जो प्रेशर है ये भी तो एक प्रेशर डेवलप करेगा ना साइटोप्लाज्म, जो भैया और मत आने दो, रोकेगा उसको। तो ऐसा रोकने के लिए पीछे से कौन उसको ऐसा ऐसा, ये वॉल प्रेशर भी काफी कुछ उसको प्रेशर दे रहा है इसको। और ये जो वॉल्स हैं ये क्या कर रहे हैं, इसको दबा रहे हैं चारों तरफ से। तो Yes, sir. प्रोटोप्लाज्म में भी प्रेशर डेवलप हो रहा है, वॉल प्रेशर प्लस सॉल्यूट प्रेशर, है ना। तो ये सब मिला के ऑस्मोटिक प्रेशर को अपोज करते हैं। चलिए समझ आ रहा बात इतना, ठीक है, चलो। Yes, sir.
तो इसमें यही सब जो है ना बेटा, ये एक्चुअल में ये सारा जो होता है ये सब सेलुलर लेवल पे होता है। फिर सेल टिश्यूज होते हैं, टिश्यू जो रहता है पूरा टिश्यू सिस्टम बनता है, और हम स्ट्रक्चरल लेवल पे पर्स देखते हैं। लेकिन ये सारा जो कॉन्सेप्ट है, चाहे वाटर का मूवमेंट हो, चाहे फूड का मूवमेंट हो, दैट इज ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड एंड वाटर एंड मिनरल्स, ये सारा ये सारा का सारा जो रहता है सेलुलर लेवल पर ही होता है। ठीक है, सेल के फंक्शन के कारण होता है। फिर वही चीज मैं अभी आप लोगों को थोड़ी देर बाद और बताऊंगा। ये तो फूड का मैंने बता दिया सॉल्यूट लेवल पर। अब सॉल्वेंट लेवल पर भी हम देखेंगे कि भाई वाटर नीचे से ऊपर कैसे जा रहा है ना, कि कौन उसको खींच रहा है, कैसे खींच रहे हैं, क्यों खींच रहे हैं, क्यों पानी ऊपर। भाई हम लोग देखते हैं ना बेटा, जैसे कि अगर बहुत ज्यादा पेड़ पौधा वाला एरिया है तो वहां पर अगर आप देखोगे तो वहां पर आपको ज्यादा गर्मी नहीं लगेगा। हाँ सर। फील किया हो कभी? हाँ सर। ज्यादा गर्मी नहीं, हल्का सा ठंडक ठंडक रहता है। क्यों? हाँ। क्योंकि बेटा वहां से ना वाटर इवेपरेट होते रहता है, प्लांट से वाटर इवेपरेट। और सीधी सी बात है, जैसे कि अभी कुछ साल पहले रेलवे स्टेशनों में बहुत ज्यादा गर्मी होता था, तो गवर्नमेंट ने कुछ कुछ स्टेट्स में क्या किया, रेलवे स्टेशन है जैसे बड़े बड़े, जैसे रायपुर के रेलवे स्टेशन में क्या हुआ, स्प्रिंकलर लगाया गया। मालूम है किसी को? रायपुर वाले लोगों को मालूम होगा, स्प्रिंकलर लगाया गया। ठीक है, हाँ यस सर। कभी स्टेशन नहीं गई बेटा? हल्का बारिश तो वो एकदम फाइन जो वाटर के जो पार्टिकल्स हैं, एकदम जैसे कि जैसे बरसात में कभी झड़ी लगता है बोलते हैं ना, एकदम हल्का हल्का, एकदम ही मतलब इतना छोटा ड्रॉप कि वो ऐसा फ्लोट करता है, इतना छोटा ड्रॉप, ऐसे पानी की बूंद नहीं, छोटा ड्रॉप, तो उतना स्प्रिंकल होता है वाटर, तो चारों तरफ ऐसा पूरा एकदम व्हाइट 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 टाइप का हो जाता है। तो वो क्या करता है बेटा, आसपास के हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। समझ आ रहा है बात? तो थोड़ा सा वो कूलिंग इफेक्ट दिखाता है ना। तो भाई ये लेकिन इससे पानी भी तो बहुत ज्यादा वेस्ट होता है, ये एक अलग चीज है। ठीक, तो वैसे ही कुछ प्लांट्स के साथ में होता है, और वही जो प्रोसेस है उसी के कारण वाटर का अगेंस्ट ग्रेविटी मूवमेंट होता है, रूट टू टिप ऑफ द प्लांट। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग। चलिए, तो अब हम टॉपिक वाइज स्टार्ट करेंगे। इसमें मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, तो ये हम काफी कुछ देख चुके हैं, आप जानते हो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट कौन कौन से तरीके से होता है ना, कौन से टिश्यू से होता है नहीं बोल रहा हूँ, कौन कौन से मेथड्स के थ्रू होता है। तो भाई जैसे मैंने आपको बताया डिफ्यूजन है, ठीक है, और आप क्या जानते हो? डिफ्यूजन है, और ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस भी अ टाइप ऑफ डिफ्यूजन ही है बेटा। ठीक है, और ट्रांसपोर्ट, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, जैसे कि डिफ्यूजन हो गया, ठीक है, ऑस्मोसिस हो गया, ठीक है, और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, डिफ्यूजन एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, है ना। तो ये सारा चीज जो है, अब इसमें एक्टिव ट्रांसपोर्ट बस जो रहता है इसमें एटीपी यूज होता है, एनर्जी यूज होगा, बाकी में एनर्जी का यूज नहीं होता है। ठीक है, तो अगर हम देखें डिफ्यूजन, तो डिफ्यूजन जो रहता है, ऑस्मोसिस, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, और ये इसमें से कितना आपसे पूछेगा, कौन कितना जो मेथड है उसमें वो लिविंग सिस्टम में यूज होता है। इसके लिए लिविंग सिस्टम होना चाहिए, कितने प्रोसेस में लिविंग सिस्टम होने चाहिए, और कितना सिस्टम विदाउट लिविंग सिस्टम के थ्रू होगा, ये भी आता है क्वेश्चन, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। बताओ। लिविंग सिस्टम मतलब है कि जो सेल के थ्रू होगा, मतलब सेल में ही होगा, लिविंग सेल्स में होगा। कौन कौन सा प्रोसेस लिविंग सेल्स में होगा, और कौन सा प्रोसेस के लिए लिविंग सेल जरूरी नहीं है, हो भी सकता है। सर डिफ्यूजन के लिए नहीं चाहिए। डिफ्यूजन के लिए कोई लिविंग सिस्टम की जरूरत नहीं है। क्यों भैया? आप यहाँ परफ्यूम लगाए ऐसा, और हाँ, दूर खड़े हुए लोगों तक के वो जो परफ्यूम की खुशबू है वो चला जाएगा, दैट इज डिफ्यूजन। समझ आ रहा है? लेकिन आप यहाँ पानी डालोगे और वो बह के जा रहा है दूसरे जगह, दैट इज नॉट अ ऑस्मोसिस। समझ आ रहा बात? तो ऑस्मोसिस भी अ टाइप ऑफ डिफ्यूजन है।
ठीक है। डिफ्यूजन एक्चुअल में गैसेस का हो सकता है, लिक्विड का हो सकता है और कुछ सॉलिड का भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन ऑस्मोसिस जो रहता है वो सॉल्वेंट या लिक्विड जो स्ट्रक्चर है, मॉलिक्यूल्स है ठीक है, उसी का ही डिफ्यूजन को हम ऑस्मोसिस बोलते हैं, जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के प्रेजेंस में होगा, ठीक है। तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का मतलब है मेम्ब्रेन दैट इज सेल मेम्ब्रेन, और सेल मेम्ब्रेन जो रहता है वो एक लिविंग सेल में होगा। क्लियर है, समझ आ रहा बात आप लोगों को? तो डिफ्यूजन जो रहता है वो नॉन लिविंग, इसको कोई नॉट रिक्वायर्ड लिविंग सिस्टम, समझ आ रहा बात ये? ठीक है, समझ आ रहा है ये जो बता रहा हूँ, लिविंग सिस्टम क्यों इसको जरूरत नहीं होती है ना। हो सकता है बट इसको ऐसा नहीं बोलोगे कि लिविंग सिस्टम में ही डिफ्यूजन होगा, ऐसा नहीं बोल सकते, ठीक है। अगरबत्ती जला रहे हो तो उसकी खुशबू एक से दूसरी जगह जा रही है, ठीक है, तो ये क्या डिफ्यूजन ही है। जो हायर कंसंट्रेशन ऑफ पार्टिकल से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ कोई भी चीज मूव करेगी, दैट इज डिफ्यूजन है, ठीक है। समझ आ रहा बात? यस सर। क्लियर हो गया? अब ये ऑस्मोसिस क्या होता है भाई? ऑस्मोसिस क्या है कि जैसे ये कोई मेम्ब्रेन है ना, यहाँ पर वाटर है, तो ये सेल है, न्यूक्लियस है, तो ये वाटर मॉलिक्यूल जो रहता है वो सेल के अंदर जा रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये ऑस्मोसिस है, तो ये ऑस्मोसिस है, समझ आ रहा बात? एंड फैसिलिटेड डिफ्यूजन क्या होता है कि यहाँ पर कोई भी पार्टिकल है, जैसे कोई भी सॉल्यूट है, कोई भी सॉल्यूट है या कोई भी मॉलिक्यूल है पार्टिकल है, ठीक है, वो यहाँ से यहाँ जा रहा है सेल के अंदर विथआउट एनर्जी का यूज किए, तो वो एक प्रकार का क्या हो जाएगा, फैसिलिटेड। तो इसके लिए फैसिलिटेड का मतलब क्या होता है, इसके लिए कोई चैनल, प्रोटीन चैनल्स मेम्ब्रेन होने प्रोटीन चाहिए, चाहिए। है ना, कोई दरवाजा होना चाहिए या कोई धक्का मारने वाला होना चाहिए, है ना। तो ये एक्चुअल में जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होता है ये भी अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट नहीं जाएगा। क्या बोला मैंने? अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट नहीं जाएगा, तो हायर कंसंट्रेशन से लोअर। तो ऑस्मोसिस में जैसे ये हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन है, सॉल्यूट हायर से लोअर में है ना, तो ये अगर जा रहा है तो बोल सकते हैं बेटा ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है, तो ये भी हायर से लोअर में जाएगा, बट इसके लिए कोई मेम्ब्रेन प्रोटीन्स होने चाहिए, ठीक है, समझ आ रहा बात? अब आते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो होता है, कोई सॉल्यूट पार्टिकल है, समझ आ रहा बात, तो ये अगर यहाँ से यहाँ जा रहा है तो इसके लिए एटीपी यूज करेगा, तो ये अगेंस्ट ग्रेडियंट हो सकता है, मतलब ये लोअर है और यहाँ पर हायर, ये हो सकता है, ऐसा कर सकते हैं, समझ आ रहा बात? तो अगेंस्ट इसमें कंसंट्रेशन ग्रेडियंट अगर नहीं भी बन पा रहा है, मतलब हायर टू लोअर नहीं भी बन पा रहा है, तो भी ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर जो सेल मेम्ब्रेन होता है उसमें जो प्रोटीन चैनल्स होते हैं, पंप बोलते हैं जिसको, हम लोगों ने कहाँ देखा था, कहाँ देखा है? सोडियम किडनी वाले में, किडनी वाले में देखा है, न्यूरॉन्स में देखा है, नेफ्रॉन। याद है आप लोगों को? है ना, हाँ। न्यूरॉन्स में देखा है बेटा, पंप वगैरह जो है ना, याद है आप लोगों को? नेफ्रॉन्स में देखते हैं, ठीक है, नेफ्रॉन्स में देखते हैं, न्यूरॉन्स में देखते हैं, मेनली न्यूरॉन्स में देखते हैं बेटा हम लोग, ठीक है, और मसल्स में देखते हैं हम लोग, ठीक है, मसल्स में भी हम लोग देखते हैं, है ना। और न्यूरॉन में अगर आप लोगों को याद होगा तो सोडियम पोटेशियम पंप होता है, सोडियम पोटेशियम पंप होता है, जिसमें 3 सोडियम एक साइड और 2 पोटेशियम एक साइड, तो ये ऐसा रोटेट करेगा फिर, तो इसको रोटेशन के लिए फिर एनर्जी की जरूरत पड़ती है, तो ये रोटेशन करा, ठीक है। तो ये अगेंस्ट ग्रेडियंट भी जा सकता है ना, अकॉर्डिंग टू ग्रेडियंट भी जा सकता है। कुल मिलाकर के अगर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की जरूरत नहीं पड़ रही है, नहीं देखा जा रहा है, ठीक है, तो फिर वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहलाता है। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में मेनली एटीपी यूज होता है और ये विथआउट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट भी मूव करता है, समझ आ रहा है? ठीक है, विथआउट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूव करता है। तो एक छोटा सा डायग्राम है आप लोगों के लिए,
ये दिख रहा है आप लोगों को? जी सर। ठीक है। मेरा इसका जो ये अगर आप लोग देख रहे हो, एक छोटा सा आप लोगों के लिए है। ये बहुत सारी मछली है, एक पॉट है, इसमें जगह नहीं है। और ये जो रहता है एक पॉट है जिसमें ये कुछ पूरा नहीं खाली दिख रहा सर, आप क्या बोल रहे जो? कुछ नहीं दिख रहा है? किसी को कुछ नहीं दिख रहा है क्या? तो स्क्रीन दिख रहा है ना, स्क्रीन दिख रही मीन्स है, ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट का जो डायग्राम है वो दिख रहा है। उसी को बोल रहे। ट्रांसपोर्ट का डायग्राम नहीं बेटा, मैं कुछ दूसरा चीज दिखा रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो नहीं दिख ठीक रहा है। है। हाँ नहीं दिख रहा अच्छा है नहीं वो दिख रहा। अच्छा ऐसा है, रुको तो देखता हूँ। सर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट दिख रहा अच्छा है। हाँ हाँ हाँ, मीन्स ऑफ सिंपल ट्रांसपोर्ट। मैसेज। ठीक 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 है। ठीक है, तो चलो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट दिख रहा है आप लोगों को। तो यहाँ पर एक डायग्राम है। तो ये सिंपल डिफ्यूजन दिख रहा है आप लोगों को। तो सिंपल डिफ्यूजन में है ना, अभी मैं बताऊंगा, दो डिफरेंस बताऊंगा। सिंपल डिफ्यूजन दिख रहा है, देन उसके बाद ये आप लोगों को फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन दिख रहा है। इसमें एक चैनल प्रोटीन और एक कैरियर प्रोटीन, ठीक है। देन एक्टिव ट्रांसपोर्ट में आप देख रहे हो ये कैरियर प्रोटीन है। तो अब यहाँ पर क्या होता है कि अगर आप देखोगे तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में भी हमको दो टाइप के प्रोटीन्स की जरूरत पड़ती है, एक चैनल प्रोटीन और एक कैरियर प्रोटीन। अब चैनल प्रोटीन में क्या होता है, नाम चैनल है, तो अब इसमें क्या होता है बेटा, छोटे छोटे गैप होते हैं, छेद होते हैं। तो ये जो चैनल प्रोटीन्स होते हैं ये क्या करते हैं, ये 3D डायग्राम है ना, ठीक से समझ आ रहा है ना। तो ये बीच में देख रहे होगे आप लोग ना, ओपनिंग है। तो ये चैनल प्रोटीन जो रहते हैं बेटा, ये गाइड करते हैं कि भाई कौन सा मॉलिक्यूल एंटर करेगा। ऐसा कुछ भी एंटर नहीं होगा इसमें, ठीक है। चैनल प्रोटीन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का मतलब ही है कि किसी के हेल्प के द्वारा। तो किसके हेल्प के द्वारा डिफ्यूजन हो रहा है हायर से लोअर में, प्रोटीन चैनल्स के द्वारा या कैरियर प्रोटीन्स के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पर जो मेम्ब्रेन प्रोटीन्स हैं, कुल मिलाकर के इन दोनों को हम क्या बोलेंगे, मेम्ब्रेन प्रोटीन्स जो है, ठीक है, जो किसी पार्टिकल को या मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो ये मेम्ब्रेन प्रोटीन्स एक चैनल टाइप का होता है और एक कैरियर टाइप का होता है। तो चैनल में क्या होता है, बीच में एक ओपनिंग होती है जिसके द्वारा वो पास होता है मॉलिक्यूल, क्लियर है। दूसरा जो कैरियर प्रोटीन होता है उसमें एक रिसेप्टर होता है, बोल सकते हैं रिसेप्टर, या फिर जो एक्सेप्टर एंड होता है। तो ये एक्सेप्टर एंड में कोई भी मॉलिक्यूल ऐड हुआ, एक्सेप्ट हुआ, देन उसके बाद ये रोटेट हो जाता है, रोटेट हो जाता है। समझ रहे हो रोटेशन का मतलब, समझ रहे हो। ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बाहर को अंदर ला लेगा। जैसे मैंने आप लोगों को न्यूरॉन्स में बताया था ना, ऐसा जो सोडियम पोटेशियम पंप होता है, पंप का क्या काम होता है, वो बिल्कुल यहाँ पर रोटेट करता है। कैसे, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर 3 सोडियम 2 पोटेशियम ऐसा। तो ये मान के चलो ये मेम्ब्रेन है, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन है, ये सेल मेम्ब्रेन है, इधर ध्यान देना। तो ये जो रहेगा ये क्या होगा बेटा, ये पूरा का पूरा ऐसा रोटेट हो जाएगा, ऐसा सेल मेम्ब्रेन है ये, ऐसा। तो ये सेल मेम्ब्रेन में ये जो आपका प्रोटीन चैनल्स हैं, ठीक है। तो ये जो कैरियर प्रोटीन चैनल है, ये क्या होता है, कोई चीज यहाँ ऐड होगा, कोई चीज यहाँ ऐड होगा, या सिर्फ एक ही जगह ऐड होगा। ऐसा भी हो सकता है कि सिर्फ एक ही ऊपर में कोई मॉलिक्यूल ऐड हुआ, अब क्या होगा, इसको अटैच किया और ये ऐसा रोटेट हो जाएगा। यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन में ही ऐसा रोटेट हो जाएगा, रोटेट होगा तो बाहर की चीज अंदर आ जाएगी। समझ आ रहा बात आप लोगों को, ठीक है। तो ये रोटेशन के थ्रू ये क्या करेगा बेटा, चीजों को अंदर बाहर करेगा। तो ये डायग्राम को ध्यान से देखो। तो हम लोगों ने चैनल प्रोटीन देखा और एक कैरियर प्रोटीन देखा। तो मेनली जो कैरियर प्रोटीन्स होते हैं वो रोटेट करते हैं, समझ आ रहा है आप लोगों को। वो रोटेशन के थ्रू, ये बाहर मॉलिक्यूल है उसको अंदर रोटेट करके अंदर फेंक दिया, ठीक है। लेकिन अगर कुछ ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जिसका कंसंट्रेशन बाहर कम है, तो हायर टू लोअर नहीं जा पाता, तो फिर है ना, तो लोअर टू हायर करना है तो उसको अटैच करेंगे और एनर्जी यूज करके इस पंप को चलाया जाता है। एनर्जी यूज करके इस पंप को चलाया जाता है। और ये तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के हिसाब से ये पंप काम करेगा, और यहाँ पर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के हिसाब से इस चैनल के द्वारा ऐसा पास हो जाएगा। तो ये दोनों क्या है बेटा, चैनल प्रोटीन एंड कैरियर प्रोटीन, दैट इज मेम्ब्रेन प्रोटीन्स के थ्रू कोई चीज का ट्रांसपोर्ट हो रहा है, फैसिलिटेट हो रहा है। समझ आ रहा है बात, फैसिलिटेट हो रहा है किसी के द्वारा, किसके द्वारा हो रहा है,
तो मेम्ब्रेन प्रोटीन्स के द्वारा होता है। दो टाइप का, चैनल प्रोटीन एंड कैरियर प्रोटीन। तो चैनल प्रोटीन का कैसे काम करता है समझ आ गया, कैरियर प्रोटीन कैसे काम करता है समझ आ गया। ये दोनों के दोनों फैसिलिटेड इसीलिए हैं क्योंकि इसमें कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के हिसाब से काम हो रहा है। समझ आ रहा है बात कि नहीं समझ आ रहा है? मेरी आवाज आ रही है कि नहीं? आ रही है सर। अच्छा आ रही है, अगर कोई बोलता नहीं है तो फिर सोचता हूँ आवाज आ रही थी। ठीक है, समझ आ रहा बात? ये एक्टिव है, ये पैसिव है। तो पैसिव में एक तो सिंपल डिफ्यूजन को किसी भी मेम्ब्रेन प्रोटीन की जरूरत नहीं पड़ती है, वो डायरेक्टली जो सेल मेम्ब्रेन होता है उसको क्रॉस करता है। अब एक सवाल आता है कि ठीक है आपने बता दिया, तो ठीक है आपने बता दिया, तो ये जो हम लोगों ने सेल में देखा था, प्रोटीन लिपिड प्रोटीन, याद आ रहा है आप लोगों को? यस सर। है ना? तो ये जो हम लोगों ने देखा था, यहाँ पर एक प्रोटीन चैनल बता दिया मैंने, ठीक है। फिर सिंपल डिफ्यूजन जो रहता है वो इसके थ्रू क्यों हो रहा है भैया? सिंपल डिफ्यूजन जो रहता है वो डायरेक्टली सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कैसे कर पा रहा है? और बाकी कुछ मॉलिक्यूल जो रहते हैं, ये कुछ मॉलिक्यूल है जो सिंपल डिफ्यूजन कर रहे हैं, मतलब सीधा मेम्ब्रेन को क्रॉस कर रहे हैं, लेकिन कुछ मॉलिक्यूल जो रहते हैं वो मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा क्यों? उनको किसी प्रोटीन चैनल के, तो होता क्या है बेटा कि कुछ ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जो कि हाइड्रोफिलिक होते हैं, हाइड्रोफोबिक होते हैं, लिपिड सॉल्युबल होते हैं या फिर लिपिड इनसॉल्युबल होते हैं। तो ये इनकी कैटेगरी के हिसाब से इनको अलाउ किया जाता है, भैया तुम यहाँ से यहाँ जा सकते हो। अब अगर कोई लिपिड सॉल्युबल नहीं है, ठीक है, लिपिड सॉल्युबल नहीं है, तो भैया ये किससे बना है? लिपिड एंड प्रोटीन। भैया मेनली तो ये तो लिपिड है ना, ये तो लिपिड की लेयर है। ये क्या है? ये जो मैंने बताया ये क्या है? ये तो लिपिड है। समझ आ रहा है बात? मेनली लिपिड फ्लोट कर रहा है वहां पर। तो अगर वो उसमें सॉल्युबल नहीं है, ठीक है, तो यहाँ से वो जा ही नहीं पाएगा। या हाइड्रोफिलिक नहीं है जो वाटर के साथ में जुड़ सकता है, तो वो यहाँ से जाएगा ही नहीं। समझ आ रहा है? तो फिर उनको यहाँ से भेजना पड़ेगा। तो ऐसे जो होते हैं जो कि कंपेटेबल नहीं होते मेम्ब्रेन से क्रॉस होने के लिए, क्योंकि मेम्ब्रेन लिपिड का होता है, तो ऐसे मॉलिक्यूल जो रहते हैं उनको चैनल प्रोटीन्स के द्वारा भेजा जाता है। तो क्योंकि चैनल प्रोटीन जो होते हैं, एक तो भाई सीधी सी बात है, अगर आप देखोगे ये चैनल प्रोटीन हो गया, रास्ता है सीधा। अब ये दरवाजा को बंद या चालू कर सकता है अकॉर्डिंग टू इसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, कि भाई ये छोटा है सॉल्यूट या बड़ा है, ठीक है, तो ये उसको अलाउ करेगा नहीं करेगा वो इस प्रोटीन के ऊपर रहता है कि ये किस टाइप का स्ट्रक्चर है, हाइड्रोफिलिक है, हाइड्रोफोबिक है, लिपिड सॉल्युबल है कि नहीं है, वो सब देखा जाता है। ठीक है, उस पर अपन बहुत ज्यादा डीपली नहीं जाएंगे। तो और यहाँ पर क्या रहता है, ये अटैचमेंट होता है कि वो स्पेसिफिक होता है। तो स्पेसिफिक जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वही आपका ये प्रोटीन के साथ में ऐड होंगे। समझ आ रहा बात? और फिर ये प्रोटीन जो रहते हैं रोटेट होगा और उसको यहाँ से यहाँ भेजेगा। कोई भी चीज इनके साथ में ट्रांसपोर्ट नहीं होता है, सब स्पेसिफिक होता है। ठीक है, इसीलिए बोलते हैं ना बेटा कि हमारा जो सेल मेम्ब्रेन्स होते हैं वो सेलेक्टिवली परमेबल होता है, हर चीज की एंट्री नहीं होगी। भले बहुत सारा चीज यहाँ पर है ज्यादा, बट रोकने के लिए भी इनके पास बहुत सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं। समझ आ रहा बात कि नहीं समझ आ रहा है? तो ये 2-3 चीजें बस ध्यान रखेंगे। वैसे सिंपल सा क्वेश्चन आता है कि डिफ्यूजन क्या होता है, ठीक है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है, पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या है, वाटर जो रहता है वो कैसे जा रहा है। तो वाटर के लिए भी बहुत सारे चैनल्स होते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, एक्वापोरिन्स बोलते हैं। ठीक है, छोटे छोटे जो छेद होते हैं प्रोटीन चैनल्स में, उसको हम एक्वापोरिन्स बोलते हैं अगर उससे वाटर जा रहा है तो। और बाकी दूसरे के लिए वो क्या कहलाएगा, वाटर के अलावा दूसरा कोई जा रहा है तो वो चैनल प्रोटीन्स कहलाएगा। और भी बहुत सारे सॉल्यूट पार्टिकल्स होते हैं जो मूव करते हैं सेल मेम्ब्रेन से। समझ आ रहा है बात ये? ठीक है, यस सर। है ना? तो कुल मिलाकर के मैंने यहाँ पर ये बताया भैया, सेलेक्टिवली चीजें जाती हैं एक से दूसरी जगह। ठीक है, कोई सेल मेम्ब्रेन से डायरेक्टली क्रॉस हो गया, किसी को प्रोटीन चैनल की जरूरत पड़ती है। ठीक, अब बात ये आती है कि जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पर एक
न्यूरॉन का जो छोटा सा एग्जांपल में कि ये भी क्या है बेटा, ये चैनल प्रोटीन है या कैरियर प्रोटीन है? ये चैनल प्रोटीन है या कैरियर प्रोटीन है? न्यूरॉन, ये न्यूरॉन है, ठीक है, कैरियर प्रोटीन है। कैरियर। ये न्यूरॉन है, ठीक है, ये न्यूरॉन का सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन ऑफ न्यूरॉन, ठीक है। तो ये कौन सा प्रोटीन? अब बात ये आती है कि यहाँ पर 3 मॉलिक्यूल है, यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल है, मतलब यहाँ कोई चीज जुड़ा और यहाँ कोई चीज जुड़ा, तो दोनों क्या होगा बेटा, एक दूसरे के अगेंस्ट जो रहते हैं लोग, एक चीज एक दूसरे को ट्रांसपोर्ट करेंगे, मतलब यहाँ कोई चीज अटैच होगा और यहाँ कोई अटैच होगा। मतलब ये है कि ये जो कैरियर प्रोटीन है ये काम तभी करेगा जब दोनों चीजें, मतलब सेल मेम्ब्रेन के दोनों साइड कोई ना कोई चीज जुड़ेगा, तो कोई चीज अंदर से बाहर जाएगा तो कोई चीज बाहर से अंदर जाएगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि सिर्फ बाहर बस ऐड हो रहा है, ये वाले स्ट्रक्चर में मैंने क्या बताया, सिर्फ बाहर ऐड हो रहा है और बाहर से फिर सीधा जो भी सॉल्यूट पार्टिकल है या जो भी मॉलिक्यूल है बाहर से रोटेट करेगा, ये ऐसा रोटेट करेगा और ये अंदर भेज देगा उसको। समझ आ रहा बात? तो ये जो है ट्रांसपोर्ट, इसका भी कुछ कुछ नाम है, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा अगर, यूनिपोर्ट, एंटीपोर्ट, सिम्पोर्ट, पढ़ा है? यस सर। पढ़ा है। तो अब यहाँ पर अगर हम छोटा सा एक एग्जांपल दें, यूनिपोर्ट का मतलब होता है एक मॉलिक्यूल एक साइड से ट्रांसफर होगा, चाहे वो अंदर से बाहर हो या बाहर से अंदर हो। अंदर से बाहर भी हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? आयंस है, एक्सेसिव हो गया तो अंदर से बाहर जाएगा, हॉर्मोन्स बन रहा है, कोई सिक्रेटरी मटेरियल बन रहा है, कोई सॉल्यूट पार्टी, जैसे फूड है, जैसे फूड है, समझ आ रहा बात? ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, एक से दूसरी जगह जाना है तो ये मेम्ब्रेन प्रोटीन के थ्रू ही ट्रांसफर होगा बेटा। ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना कि बाहर से ही चीजें सेल के अंदर आएंगी, सेल के अंदर से भी चीजें बाहर जाती हैं, तो ये सब ट्रांसपोर्ट चैनल्स हैं। ऐसा नहीं है कि बाहर से अंदर आने के लिए, अंदर से बाहर जाने के लिए भी है। समझ आए बात? जैसे यहाँ पर तो ये आयन अंदर से बाहर जा रहे हैं और ये आयन बाहर से अंदर आ रहा है, ठीक है। तो ये क्या होगा बेटा, तो मैंने 3 वर्ड यहाँ पर बताया, ध्यान से सुनना, एक यूनिपोर्ट, एंटीपोर्ट होगा, और एक सिम्पोर्ट, और एक एंटीपोर्ट। एंटीपोर्ट। तो अब थोड़ा सा एक अंदाजा अगर नहीं भी पढ़े हो आप लोग, ठीक है, एक रीडिंग नहीं भी क्यों, तो एक थोड़ा अंदाजा हो गया होगा। यूनि का मतलब होता है 1, एक। तो कौन सा हो रहा है यहाँ पर यूनिपोर्ट, ए या फिर बी? कौन सा हो रहा है? ये वाला, एक ही सॉल्यूट को अंदर ट्रांसफर किया जा रहा है, ठीक है। अब एंटीपोर्ट या सिम्पोर्ट, ए वाला, थोड़ा माइक को थोड़ा दूर रख के बोलना बेटा, एकदम कान में। हाँ हाँ, तो ये जो हो रहा है ये सिम्पोर्ट है या एंटीपोर्ट होगा? एंटीपोर्ट। एंटीपोर्ट। तो थोड़ा सा आप लोग एक अंदाजा लगा सकते हैं ना, ह्यूमन है अपन, ठीक है, एक अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई हाँ, एंटी का मतलब हो रहा है अपोजिट, है ना, एक दूसरे के अपोजिट। तो ये बोलेगा तू कुछ अंदर लाएगा तो मैं अंदर से कुछ बाहर भेजूंगा, तो ये एंटीपोर्ट हो गया। समझ आ रहा बात? अब यहीं पर अगर मैं बोलूं 2 मॉलिक्यूल एक साथ अंदर आ रहे हैं, सिम्पोर्ट, तो ये सिम्पोर्ट हो जाएगा। और सर न्यूरॉन्स वाला क्या बताया, वो कैरियर प्रोटीन ही है ना? हाँ, वो भी कैरियर प्रोटीन होता है बेटा, वो हमारे सिर्फ ऐसा नहीं है कि चैनल है या कैरियर है? नहीं, वो तो कैरियर, चैनल नहीं होगा बेटा, ये कैरियर प्रोटीन, कैरियर है। हाँ, ऐसा कैरियर और चैनल प्रोटीन जो रहते हैं अलग अलग है। चैनल प्रोटीन जो रहते हैं उसमें चैनल छोटा छेद होता है, उसके थ्रू वो ऊपर से नीचे जाता है, और जो कैरियर प्रोटीन्स होते हैं वो किसी चीज को, जैसे ये कैरियर प्रोटीन है, ठीक है, कैरियर प्रोटीन है, तो यहाँ कोई चीज अटैच होगा या यहाँ कोई अटैच होगा, ये रोटेट करेगा सेल के मेम्ब्रेन में, ये रोटेट करता है, रोटेशन के थ्रू अंदर से बाहर चीजों या बाहर से अंदर करता है। और जो चैनल प्रोटीन्स होते हैं उसमें क्या होता है, ऐसे ओपनिंग्स होते हैं, वो वो प्रोटीन के अंदर से कोई चीज पास होता है। समझ आ रहा बात? ठीक है, क्लियर है ना? तो न्यूरॉन्स में हम लोग क्या देख रहे हैं, क्या हो रहा है वहां पर, एंटीपोर्ट हो रहा है। समझ आ रहा है ये सिम्पोर्ट, एंटीपोर्ट, यूनिपोर्ट? यस सर। यस सर। यस सर। चलो, देन इसके बाद अब अपन ना एक एक टॉपिक वाइज जाएंगे, आप लोगों के सिलेबस में जो भी है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो गया है ना?
अच्छा, हाईली सेलेक्टिव, ठीक है, तीन में से कौन कौन सा होगा? सेलेक्टिव ट्रांसपोर्ट किस में होगा? डिफ्यूजन में, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में, या एक्टिव ट्रांसपोर्ट? एक्टिव और फैसिलिटेटेड एंड एक्टिव। ट्रांसपोर्ट। हाँ, क्यों फैसिलिटेट में क्यों होगा? अभी हम लोग ने देखा, हाँ अभी हम लोग देखे कि भाई सॉल्यूट का स्ट्रक्चर कैसा है, उसके हिसाब से वो यहाँ अटैच होगा या इसके अंदर से जाएगा या फिर ये ट्रांसपोर्ट करेगा। सिंपल डिफ्यूजन सीधा हायर से लोअर में जा रहा है, कोई सिलेक्शन नहीं हो रहा है कि किसको अंदर भेजना है किसको नहीं। ठीक है, समझ आ रहा बात? यस सर। यस चलो, सर। तो अब देखते हैं बेटा प्लांट वाटर रिलेशन। प्लांट वाटर रिलेशन तो भाई सीधी सी बात है, प्लांट हो चाहे, मैं इसको हटा रहा हूँ, लेकिन इसको अच्छे से समझते जाना क्योंकि मटेरियल बहुत है। मैं इसको बीच बीच में मतलब एकदम शॉर्ट तरीके से बता रहा हूँ, ठीक है। पूरा लाइन टू लाइन जो आपका एनसीईआरटी में है वो बहुत वो दिया है उसमें, मतलब डिटेलिंग दी हुई है, बट उतना जरूरत नहीं है आप लोगों को। डिटेलिंग इन द सेंस कि कहानी जैसा ये ऐसा है वैसा है, वो जरूरत नहीं है। चीजें शॉर्ट में आराम से समझ आ जाती है ये टॉपिक में। तो इसको हटा रहा हूं मैं पहले तो। जी सर। चलो, तो प्लांट वाटर रिलेशन एक टॉपिक है आप लोगों का। तो ऑब्वियसली बेटा, चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो चाहे दुनिया का कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, ठीक है, वायरस को छोड़ के, सभी का रिलेशन पानी से रहता ही है। समझ आ रहा बात है ना? सभी का रिलेशन पानी से रहता है, चाहे हम हो चाहे प्लांट हो, क्योंकि बेटा पानी जो रहता है वो एक नेसेसरी मटेरियल है ना। हर एक साइटोप्लाज्म को सही तरीके से, साइटोप्लाज्म का जो सॉल्वेंट है उसको मेंटेन रखने के लिए, और साइटोप्लाज्म का जो वाटर है उसको मेंटेन क्यों किया जाएगा? क्योंकि हर एक सेल में जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है, एंजाइम का फंक्शन होता है, और तो एंजाइम जो रहते हैं वो हाइड्रोलिटिक टाइप के होते हैं। मेनली वाटर के प्रेजेंस में ही वो एंजाइम काम करेंगे। तो वाटर के प्रेजेंस में काम करेंगे तो ऑब्वियसली एक मेंटेन्ड वाटर चाहिए होगा प्रोटोप्लाज्म में या साइटोप्लाज्म में। समझ आ रहा बात आप लोगों को? चाहे प्लांट हो चाहे ह्यूमन हो चाहे कोई भी अदर ऑर्गेनिज्म हो, हर एक साइटोप्लाज्म में अच्छा खासा अमाउंट में वाटर होना चाहिए। हमारी भी बॉडी है, टिश्यूज हैं, आपको मालूम है कि कितना परसेंट वाटर होता है? 70%। समझ आ रहा बात? बोन्स को छोड़ दें, मसल्स को छोड़ दें, ठीक है, तो उसमें थोड़ा सा क्वांटिटी अलग होता है। तो हमारी बॉडी भी 70% वाटर से बनी है। तो वाटर बहुत नेसेसरी मटेरियल होता है, अच्छा एक सॉल्वेंट होता है एंजाइम के एक्शन के लिए। समझ आ रहा है? तो अगर आप देखते हो मूंगफली का भी जो दाना देखते हो, अगर मूंगफली का भी अगर दाना देखते हो तो उसमें पानी होता है? नो सर। चना, कच्चे चना वाले में होता है। होता है ना सर। पानी होता है? होता है ना। कोई भी सीड कच्चा जो देखते हो, वाला कोई भी सीड, होता है। कोई भी सीड देखते हो तो उसमें पानी होता है? होता है। उसमें थोड़ा बहुत पानी होता ही है, ठीक है, जिंदा बहुत ही रहता है। लेस कुछ में क्वांटिटी में नहीं होगा बट दिखता सर, होगा। जैसे चना हाँ, जिसको फुलाया नहीं जाता है। दिखेगा ऐसा बेटा, वो फ्राई वाला चना नहीं बोल रहा हूँ, जो नॉर्मल जो प्लांट से जो निकलता है, मटर चना, उसकी बात कर रहा हूँ। ऐसे नहीं कि उसको आग में, वो जो रेत मतलब में जो डोरमेंट सीड होता है उसमें नहीं होता है, क्या होता है? सभी में होता है पानी, लिटिल क्वांटिटी में सब में होगा। अगर पानी पूरा सुखा दो, जैसे कि मान के चलो मर जाएगा। कि जो जो हरा चना होता है ना, हरा चना, यस सर। हरा चना जो है नॉर्मल, उसमें भी पानी बहुत कम होता है। अब हरा चना को आप एकदम सुखा दिए, फिर उसको आग में पका के फोड़ दिए और वो एकदम बढ़िया होता है ना, फूल जाता है पॉपकॉर्न टाइप यस का, सर। उसमें बोलोगे तो उसमें नहीं मिलेगा, और उसको उगाओगे तो वो उगेगा भी नहीं। समझ आ रहा बात? वो उगेगा भी नहीं, वो ग्रो नहीं करेगा, क्योंकि उसका जो पानी है पूरे के पूरे तरीके से इवेपोरेट हो चुका है। तो जब भी कुछ सीड भी है छोटा सा, ठीक है, अगर उसको आप उगा रहे हो तो उसमें बहुत ही कम क्वांटिटी में पानी होना बहुत जरूरी है। तो क्या होता है, जो इनिशियली जो एंजाइमेटिक एक्शन होता है डोरमेंसी को ब्रेक करने के लिए, तो वो एंजाइम है हार्मोन के एक्शन के लिए पानी चाहिए होता है, उतना पानी वो रिजर्व रखता है। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि भैया हर एक सेल में पानी होना जरूरी है, ठीक है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए। समझ आ रहा बात? तो इसी में आगे आपका है वाटर पोटेंशियल। तो
अब इसको समझने के लिए, वाटर पोटेंशियल को समझने के लिए, है ना, कुछ कुछ चीजें हैं वाटर पोटेंशियल, ये वो, है ना। तो वाटर पोटेंशियल जो रहता है इसको बोर्ड अटक गया क्या? साइज, बोर्ड अटक गया? नो सर। नहीं अटका? आ रहा है? ठीक है, दिख रहा है स्क्रीन? हाँ सर। चलो, अब एक वर्ड है वाटर पोटेंशियल, ठीक है, एक वर्ड है वाटर पोटेंशियल। एकदम शॉर्ट में इसको ध्यान से समझना, जो समझा रहा हूँ। अब पोटेंशियल, किसी भी चीज का पोटेंशियल का मतलब क्या होता है, उसमें कितनी एनर्जी है, ठीक है, समझ आ रहा बात? तो अब अगर यहाँ पर ये एक मैं नॉर्मल बकेट लिया, इसमें मैंने पानी भर दिया, इसमें मैंने पानी भर दिया, ठीक है, प्योर वाटर, प्योर वाटर है। तो प्योर वाटर है, इसका मतलब है कि इसमें 100% जो भी मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या होंगे, वाटर के होंगे। सर आपने अभी क्या बताया, मेरा बोर्ड अटक गया था। कुछ नहीं बेटा, वाटर पोटेंशियल के बारे में बता रहा हूँ। ये एक नॉर्मल पानी का जार है, समझ जाओ, ठीक है, कंटेनर है, इसमें प्योर वाटर है, ठीक है। प्योर वाटर में 100% वाटर मॉलिक्यूल है, ठीक है, प्योर वाटर है, 100% वाटर मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स है, इसकी अगर मैं देखूं कि कोई भी मॉलिक्यूल जो रहते हैं वो एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, उसमें कोई ना कोई एनर्जी होती है, समझ आ रहा बात? ठीक है, क्यों एनर्जी होगी भैया? उसके इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो कि मूव करेंगे, है ना। तो आप लोगों ने सारा जो केमिस्ट्री फिजिक्स है, मैं इस पे ज्यादा नहीं जाऊंगा। तो मेरा ये यहाँ पर बताने का मकसद है कि जो प्योर वाटर है ना, इसकी भी कोई ना कोई फ्री एनर्जी होगी, है ना। इसको अगर आपको देखना है कि इसकी फ्री एनर्जी है कि नहीं, एनर्जी का मतलब है भैया कि वो कोई चीज को कर सकता है, उसके पास इतनी एनर्जी कोई चीज को कर सकता है, तो वो क्या कर सकता है। जैसे छोटा सा एग्जांपल में, अगर मैं यहाँ किशमिश को डाल दूं, ठीक है, किशमिश, तो किशमिश को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? रेजिन, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अगर किशमिश डाल दूं, है ना, स्पेलिंग गलत हो सकता है हिंदी वाला, ठीक है। तो अगर मैं किशमिश को डाल दूं यहाँ पर, तो क्या होगा कि किशमिश में या रेजिन में लो वाटर होता है, ठीक है, कंपैरेटिवली ग्रेप्स के। तो ग्रेप्स में मान के चलो जितना पानी है उससे काफी कम पानी होता है रेजिन में, किशमिश में, क्योंकि वो सूखा हुआ होता है। सूखा होने का मतलब है उसमें वाटर इवेपोरेट हो गया, निकल गया। तो इसका ये मतलब है कि इसमें पानी अंदर घुसने की कैपेबिलिटी है, तो पानी अंदर घुस सकता है इसके, क्योंकि इसमें पानी की कमी है ना। नॉर्मल जो अंगूर में जितना पानी होना चाहिए, नॉर्मल अंगूर के, ग्रेप्स के जो सेल्स होते हैं उसमें जितना पानी होना चाहिए, ठीक है। तो मैं अगर बोलूं कि भाई ये रेजिन है, ठीक है, ये रेजिन है ऐसा, ये रेजिन है, ठीक है, इसमें अगर वाटर जो रहता है मान के चलो कि 30% है, तो अगर ये जो है, ये जो ग्रेप सेल जो रहता है, ग्रेप सेल जो है, ठीक है, ग्रेप सेल कुछ इस तरह का होगा, ठीक है, ये इतना सिकुड़ गया, इसमें मान के चलो 100% वाटर है। तो ये 30% वाटर है, 100% मतलब 100% मतलब इसमें जो फुल फ्लैसिड जो सेल है, एकदम फुला हुआ, एकदम बढ़िया यंग सेल जिसमें एकदम हर चीज भरा हुआ है, ठीक है। तो ये जो ग्रेप सेल है 100% इसमें क्या है, 100% इसमें वाटर है। तो ये सिकुड़ गया है बेटा, 30% हो गया, मतलब डेफिशिएंसी जो रहती है वो 70% की है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि पानी इसके अंदर घुस सकता है। तो कोई चीज कब घुसेगा? जब उसके पास एनर्जी होगा। जैसे कि भैया मैं जो है, मैं एक कमरे से दूसरे कमरे में जाऊंगा, भाई मेरे पास एनर्जी होगा तभी तो मैं चल के जाऊंगा, एनर्जी नहीं होगी तो एक जगह बैठ जाऊंगा, सो जाऊंगा। समझ आ रहा बात? तो ये समझ आ रहा है आप लोगों को? तो ये जो वाटर कंटेनर था, इसमें ये प्योर वाटर है, 100% वाटर मॉलिक्यूल है, तो ऑब्वियसली ये जो वाटर है इसमें क्या होगा बेटा, इसमें क्या होगा, इस पे एनर्जी ज्यादा होगी। और आप भाई मुझे बताओ कि ये जो किशमिश है, रेजिन है, इसमें जो 30% वाटर है, इसकी एनर्जी क्या होगी? इसको क्यों, इसकी एनर्जी क्या होगी? कम होगी। तो ये जो वाटर है और ये जो वाटर है,
इन दोनों में काफी डिफरेंस है। तो डिफरेंस क्यों है? इसमें 30% वाटर है, लेकिन आप इसको 30% क्यों बोल रहे हो? क्योंकि इसके आसपास ऑब्वियसली सॉल्यूट का कंसंट्रेशन बढ़ गया। जो भी इसके अंदर सॉल्यूट पार्टिकल होगा किशमिश में, शुगर सॉल्यूट्स होते हैं ना, शुगर एंड सॉल्ट्स। तो फिर से वही कहानी कि अगर ये सॉल्यूट है, ये सॉल्वेंट है, मतलब ये नमक है या शुगर है, और ये पानी है, ठीक। मैं सॉल्यूट बढ़ा दिया तो पानी का कंसंट्रेशन कम हो जाएगा, ज्यादा रहेगा या उतना ही रहेगा? मैंने सॉल्यूट शुगर या सॉल्ट का कंसंट्रेशन को बढ़ा दिया तो पानी का कंसंट्रेशन कम रहेगा, ज्यादा रहेगा या उतना ही रहेगा? कम हो जाएगा। पानी का कंसंट्रेशन ऑटोमेटिक कम हो जाएगा, ठीक है। तो अब मुझे बताओ कि यहाँ पर एक सॉल्यूट है और एक वाटर है, तो उसके है ना, तो ऐसे ही बहुत सारे वाटर और सॉल्यूट दोनों भाईचारे के साथ रहते थे, और उस वाटर के पास अच्छी खासी एनर्जी रहती थी, उसको कोई दबा नहीं रहा था। अब यहाँ पर क्या हुआ है? यहाँ पर क्या हुआ है? सॉल्यूट बढ़ गया है, या फिर मैं बोलूं वाटर कम हो गया है। तो अब इस वाटर मॉलिक्यूल, एक वाटर मॉलिक्यूल के पास में एक सॉल्यूट था, तो ये बढ़िया रैंडमली घूम फिर पा रहा था। एक वाटर मॉलिक्यूल के पास एक सॉल्यूट था तो रैंडमली घूम फिर पा रहा था, ठीक है। लेकिन अगर मैं एक वाटर मॉलिक्यूल के आसपास ऐसा बहुत सारा क्या कर दूं भैया, ऐसा बहुत सारा सॉल्यूट पार्टिकल ऐसा रख दूं, तो अब ये क्या होगा? ये चारों तरफ से क्या होगा? इसको रेस्ट्रिक्शन है ना, फ्रीली मूव नहीं कर पाएगा, रेस्ट्रिक्शन होगा, मतलब इसकी जो फ्री एनर्जी है वो कम हो जाएगी। समझ आ रहा बात? कम हो जाएगी। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि भैया किशमिश के अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल है या फिर ग्रेप के अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल है उसके मुकाबले जो प्योर वाटर है, तो सबसे ज्यादा फ्री एनर्जी वाटर मॉलिक्यूल की किस में होगी? कंटेनर में होगी, ग्रेप में होगी, या फिर ग्रेप सेल में होगी? प्योर वाटर में होगी। उसके बाद किसकी होगी ज्यादा? उसके बाद ग्रेप सेल, उसके बाद ग्रेप सेल, उसके बाद फिर रेजिन की होगी। तो समझ आ रहा है आप लोगों को कि तो ये जो फ्री एनर्जी की जो वैल्यू होती है उसको हम क्या बोलते हैं भैया? उस फ्री एनर्जी को एक्चुअल में वाटर पोटेंशियल। तो वाटर का कितना पोटेंशियल है, वो कितना फ्रीली मूव कर सकता है, वो कहाँ कहाँ जा सकता है, तो ये जो रहता है इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा? वाटर पोटेंशियल। तो वाटर पोटेंशियल जो रहता है सिंपली सी है, उसकी फ्री एनर्जी को नापने का एक तरीका है। समझ आ रहा है बात आप लोगों को? ठीक है, जिसको हम मैथमेटिकली साई के रूप में इसको ऐसा, इसको क्या साई या पाई बोलते हैं ना सर? ये साई है ना, साई बोलते हैं ना इसको। तो इसके थ्रू हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं। समझ आ रहा बात? ये सब फिजिक्स और मैथमेटिकल तरीका है। आप लोग फ्लूइड मैकेनिक्स में इसके बारे में कुछ ना कुछ पढ़े होगे, जरूर पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? नहीं सर, साई के बारे में नहीं पढ़े। अच्छा, नहीं पढ़े हो तो हो सकता है यही है। वो मैथ्स वालों के में होता है। मैथ्स वालों के में होता है ना साई वाई। अच्छा, चलिए। सर आपने ये बॉक्स क्यों बनाया था पहले? ये बताऊंगा ना बेटा, अभी तो सेल, अभी हम वाटर है, फिर उसके बाद अभी वहां पर जाएंगे, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन के थ्रू ही बहुत सारी चीजें बता पाएंगे अपन। ठीक है, तो अब अगर ये कोई सेल है, इसमें वाटर है और इसमें सॉल्यूट पार्टिकल है, तो ब्लू वाला जो रहता है इट इज सॉल्यूट पार्टिकल, ब्लैक वाला जो रहता है वो वाटर है, सॉल्वेंट। ठीक, तो ये आप लोगों को पहले बताओ, ये समझ आ गया? तो भाई सीधी सी बात है कि वाटर अब कहाँ मूव करेगा? हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। तो लोअर पोटेंशियल कहाँ है वाटर का? यहाँ है, रेजिन में, है ना। हायर पोटेंशियल यहाँ है। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि भाई ग्रेप सेल में बहुत ज्यादा पानी घुस जाएगा क्या? नहीं, तो नहीं घुसेगा। तो फिर वो क्यों नहीं घुस रहा है? उसमें ऑलरेडी भरा है, जगह नहीं है। हाँ, तो अब जैसे कि ये ग्रेप सेल है, ठीक है, तो ये ग्रेप सेल में अगर मैं बोलूं भैया इसमें भी अच्छा खासा पानी है सॉल्यूट के मुकाबले, ठीक है, तो ये अच्छा फ्लैसिड सेल है, अच्छा टर्जिड सेल है, फुला हुआ है, बढ़िया। समझ आ रहा बात? तो ये अच्छा फुला हुआ सेल है, टर्जिड है। तो अब क्या होगा
कि यहाँ पर जो भी वाटर का पोटेंशियल है या फिर जो भी वाटर का जो फ्री एनर्जी है उसके मुकाबले सॉल्यूट भी है, उसको थोड़ा सा रेजिस्ट करने के लिए, रोकने के लिए, ठीक है। तो एक वैल्यू होता है कि जो वाटर पोटेंशियल है ये सॉल्यूट पोटेंशियल प्लस प्रेशर पोटेंशियल के इक्वल होता है। अब इसका फॉर्मूला का मतलब क्या होता है कि भैया, अब इसका आप लोग बताओ इसका क्या मतलब हो सकता है, थोड़ा सा बताओ। सॉल्यूट है यहाँ पर, ये एक सेल मेम्ब्रेन है, सोचो अब इसका मतलब क्या हो सकता है। सर आप एक बार फिर बताएंगे आपने क्या बोला और वो क्यों लिखा है? ये एक फॉर्मूला है वाटर पोटेंशियल का, ठीक है, ये एक फॉर्मूला है वाटर पोटेंशियल का, है ना। और ये क्या बेटा, ये सॉल्यूट पोटेंशियल है, सॉल्यूट पोटेंशियल है, और ये प्रेशर पोटेंशियल है। तो ये प्रेशर पोटेंशियल किस चीज का है और ये वाटर पोटेंशियल है। तो ये प्रेशर पोटेंशियल किस चीज का है भैया, जो इस सिस्टम पे जो प्रेशर डेवलप हो रहा है वो उसका है, ठीक है। तो ये इसका रिलेशन, इस मतलब ये कैसे रिलेट हो रहा है एक दूसरे से। कितना फ्री जगह है मूव करने के लिए वाटर का, वो इक्वल होगा कि कितना उसमें सॉल्यूट प्रेजेंट है और कितना उस पे प्रेशर लग रहा है, ऐसा कुछ। हाँ देखो इसको सोचो थोड़ा सा, ये इसका मतलब कि अभी तक जो मैंने आप लोगों को समझाया है ये सारी चीजों से, ठीक है, तो मैंने एक सेल बता दिया भैया, ये सेल है, वाटर पोटेंशियल है, सॉल्यूट पोटेंशियल है और प्रेशर पोटेंशियल है, ठीक है। तो प्रेशर पोटेंशियल जो रहता है ये सिस्टम का होगा, साइटोप्लाज्म का, ठीक है। सोचो इसका क्या रिलेशन है, इसका क्या मतलब हो रहा है। पूछूंगा मैं अब किसी किसी से, थोड़ा ध्यान से देखो सोचो इसका क्या मतलब हो सकता है। तो ये चीज थोड़ा सा सोचने वाला है क्योंकि क्वेश्चन आता है इसमें से। ये समझ आया। देखो
सॉल्यूट पोटेंशियल क्या होता है ना, और वाटर पोटेंशियल क्या होता है। तो अब सॉल्यूट जितना भी है इस सॉल्यूशन में जितना भी सॉल्यूट है, समझ आ रहा बात, ठीक है। तो सॉल्यूट का पोटेंशियल जो रहेगा वो हमेशा कम रहेगा। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज्यादा मूव नहीं करता है रेस्पेक्ट टू सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट जो रहता है वो बहुत ज्यादा फ्रीली मूव नहीं कर पाता है एक से दूसरी जगह, ठीक है। लेकिन सॉल्वेंट जो रहता है, वाटर जो रहता है, इसका पोटेंशियल काफी अच्छा होता है। इसीलिए मतलब इसमें जो एनर्जी होती है काफी अच्छी होती है, इसलिए ये एक से दूसरी जगह मूव करता है। और जनरली अगर आप देखोगे तो सॉल्यूट को मूव करने के लिए आपको कैरियर प्रोटीन्स, चैनल प्रोटीन्स की जरूरत पड़ती है। ध्यान है आप लोगों को, अभी थोड़ी देर पहले बताया। सॉल्यूट को सेल के अंदर बाहर करने के लिए हमको प्रोटीन्स, चैनल्स की जरूरत पड़ती है, या फिर मेम्ब्रेन प्रोटीन्स की जरूरत पड़ रही है, ठीक है। लेकिन वाटर जो रहता है वो तेजी से ऐसे घुस जा रहा है, ठीक है। क्यों? हायर से लोअर कंसेंट्रेशन में, क्योंकि इसका जो फ्री एनर्जी होता है वाटर मॉलिक्यूल्स का, है ना, जो फ्री एनर्जी होगा एक से दूसरे जगह जाने के लिए, डिफ्यूजन प्रॉपर्टीज जो होती है वो काफी हाई होगी। अब यहाँ पर बात ये आती है कि सर ये इसका क्या मतलब होता है, ठीक है, ये फॉर्मूले का क्या मतलब होता है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। तो ध्यान से समझना कि वाटर पोटेंशियल जो रहता है वो काफी कुछ डिपेंड करेगा कि इसमें सॉल्यूट कितना है, सॉल्यूट में एनर्जी है कि नहीं है, ठीक है, और इस सॉल्यूशन पे कितना प्रेशर लग रहा है, कौन सा प्रेशर लग रहा है। अब इसको ध्यान से समझते हैं कि अब यहाँ पर जो भी वाटर मॉलिक्यूल है, ठीक है, इस जो भी वाटर मॉलिक्यूल है, अब देखो बेटा यहाँ पर जो अगर कोई और भी वाटर की एंट्री होगी, ध्यान से समझना, या फिर मैं अगर इस सेल मेम्ब्रेन को कंप्रेस करूंगा, चारों तरफ से ऐसा दबाऊंगा या कंप्रेस करूंगा, तो क्या होगा, मैं इसको अगर प्रेशर दूंगा किसी भी रीजन से, चाहे एक्सटर्नल प्रेशर दूं या वाटर की एंट्री करवा दूं, तो वाटर की एंट्री होगी तो इसमें ऑस्मोटिक प्रेशर डेवलप होगा, ठीक है, इसको रेजिस्ट करने के लिए ऑस्मोटिक प्रेशर डेवलप होगा, ठीक है। प्लस अगर ये सेल फूलता जाएगा तो ये वॉल प्रेशर जो रहता है, टर्गर प्रेशर, ये भी काम करेगा। तो ये जो वॉल प्रेशर रहता है ये किस पे प्रेशर देगा, ये जो वॉल प्रेशर है किस पे प्रेशर दे रहा है, साइटोप्लाज्म पे। मेनली ये किसको प्रेशर देगा, ये साइटोप्लाज्म पे। और ये वाटर भी मूव कर रहा है तो ये रेजिस्ट कर रहा है, कौन, साइटोप्लाज्म रेजिस्ट कर रहा है वाटर की एंट्री पे। तो यहाँ पर अल्टीमेटली एक प्रेशर डेवलप होता है किसी भी रीजन से, ठीक है। अगर बहुत ज्यादा प्रेशर होगा, अगर बहुत ज्यादा प्रेशर होगा तो वाटर मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट क्या होगा, अफेक्ट होगा, नहीं होगा कि स्टेबल रहेगा, होगा, अफेक्ट बढ़ जाएगा। मूवमेंट जो रहता है वो अफेक्ट होगा कि नहीं होगा। अगर प्रेशर अगर यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है किसी भी रीजन से, चाहे वॉल का प्रेशर लगे साइटोप्लाज्म पे, या साइटोप्लाज्म जो रहता है वो सेल मेम्ब्रेन पे प्रेशर लगा है, ऑस्मोटिक प्रेशर जिसको बोलते हैं, कोई भी प्रेशर डेवलप हो रहा है, तो क्या होगा, बढ़ जाएगा सर। वाटर का मूवमेंट जो रहता है वो चेंज होगा, अफेक्ट होगा, है ना। अब दूसरी चीज, अगर मैं यहाँ पर सॉल्यूट पार्टिकल को ऐड कर देता हूँ या सॉल्यूट पार्टिकल को कम कर देता हूँ, तो वाटर का जो पोटेंशियल है, फ्री एनर्जी है, उस पर कोई इफेक्ट आएगा, नहीं आएगा, आएगा, आएगा। समझ आ रहा बात। तो चाहे सॉल्यूट का सॉल्यूट में चेंजेस करूं या फिर मैं प्रेशर में चेंजेस करूं, इस साइटोप्लाज्म के प्रेशर में चेंज करूं या सॉल्यूट में चेंजेस करूं, क्या होगा बेटा, कुल मिलाकर के वाटर की जो फ्री एनर्जी वो चेंज हो जाएगी, या कम हो जाएगी या ज्यादा हो जाएगी। समझ आ रहा है आप लोगों को, ठीक है, कम हो जाएगी या ज्यादा हो जाएगी, ये क्लियर है। हाँ सर। ये समझ आ रहा है बाकी लोगों को कि नहीं समझ आ रहा है। वाटर पोटेंशियल का मतलब क्या होता है, वाटर की फ्री एनर्जी, ठीक है, वाटर की फ्री एनर्जी कि वो कितना मूव कर सकता है एक से दूसरी जगह, ठीक है। तो भैया सीधी सी बात है, वाटर जो रहता है वो सॉल्यूट के कारण ही मूव करता है, या तो प्रेशर के कारण मूव करेगा। अगर यहाँ पर एक वाटर मॉलिक्यूल है और यहाँ से मैं इसको प्रेशर दे रहा हूँ तो ये यहाँ से यहाँ मूव कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। समझ आ रहा बात। तो मेरा यहाँ पर बताने का जो मकसद है, अभी बता रहा हूँ थोड़ी देर बाद, कि क्या है कि वाटर पोटेंशियल अफेक्ट होता है सॉल्यूट पोटेंशियल एंड प्रेशर पोटेंशियल। तो ये जो प्रेशर इस साइटोप्लाज्म पे लगेगा, किसी भी टाइप का प्रेशर हो, ठीक है, तो भी इसकी जो फ्री एनर्जी है वाटर की, मूवमेंट जो रहता है अफेक्ट होगा। और सॉल्यूट कम है या ज्यादा है, समझ आ रहा बात, उस पे भी डिपेंड करता है कि भाई वाटर मॉलिक्यूल
का जो फ्री एनर्जी है वो कम होगा या ज्यादा होगा, इसका मूवमेंट कैसे होगा। जैसे थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि भाई ये वाटर मॉलिक्यूल, इसके चारों तरफ आप सॉल्यूट रख दो तो इसकी फ्री एनर्जी थोड़ी सी कम हो जाएगी, मूवमेंट कम हो जाएगा। समझ आया बात? ठीक है, इसको घेर के रखेंगे। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो प्योर वाटर है 100% या प्योर वाटर है, इसका वाटर पोटेंशियल जो रहता है वो कितना होना चाहिए? प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल कितना होना चाहिए? सर 0। 0 होना चाहिए। क्यों होना चाहिए 0? सर क्योंकि इसके अंदर कोई प्रेशर तो लग ही नहीं रहा, इसीलिए। हाँ, और ये तो दो चीज पे डिपेंड करता है ना, सॉल्यूट एंड सर ये प्रेशर प्योर पोटेंशियल। है ना, सर ये प्योर है तो सॉल्यूट तो ऐसा होगा। ये प्योर है तो सॉल्यूट होगा नहीं भैया, सीधी सी बात है। प्योर वाटर का जो वाटर पोटेंशियल ये आता है एग्जाम में, मैंने आपको इसके रेस्पेक्ट में बताया कि ये क्यों 0 होगा। अब देखो, प्योर वाटर का जो वाटर पोटेंशियल है वो 0 होगा, ठीक है। प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल 0 होगा। क्यों? क्योंकि इसको नापने के लिए किसी का रेस्पेक्ट हम ले ही नहीं रहे हैं। यहाँ पर कुछ है ही नहीं जिसको हम लोग देख सकें कि भैया इसका मूवमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो भैया आप खुद ही बताओ, प्योर वाटर है यहाँ पर कोई भी सॉल्यूट नहीं है, ना ही इस ग्लास जार में कोई प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है, ना ऊपर से, ना नीचे से, ना कहीं से भी। तो प्रेशर 0 है, सॉल्यूट 0 है। समझ आ रहा बात क्यों 0 होगा? प्योर वाटर है, ठीक है, प्योर वाटर है, प्योर वाटर है ना? समझ आ रहा है? चलो, तो इस प्योर वाटर में सॉल्यूट है क्या? सॉल्यूट पार्टिकल है? नहीं है? नहीं। तो ये 0 हो गया। प्रेशर 0, तो क्या हो जाएगा ये अल्टीमेटली? 0। समझ आ रहा बात? तो ये एक्चुअल में क्या चीज? सर जो अपन ये बोल रहे थे कि जो प्योर वाटर होता है उसकी मैक्सिमम फ्री एनर्जी होती है, हाँ, तो 0 ही मैक्सिमम फ्री एनर्जी है। नहीं, ये ठीक वैसे ही है जैसे मैं जैसे बोलूं कि आप एक ही टेस्ट दे रहे हो, सिर्फ आप टेस्ट दे रहे हो, ठीक है। हाँ। सिर्फ श्रेया टेस्ट दे रही है ना, और कोई टेस्ट नहीं दे रहा है। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि आप बहुत अच्छा पढ़ते हो, बहुत इंटेलिजेंट हो, नहीं। आप सबसे ज्यादा मार्क्स ला रहे हो इस क्लास में? नहीं, कंपेयर ऐसा करने बोल के लिए सकते कोई है ही नहीं। भैया नहीं। कोई और टेस्ट देगा तब तो पता चलेगा कि आपके मार्क्स ज्यादा हैं उससे या आपके मार्क्स कम है उससे, ठीक है। कोई एक इंसान है, 100 लोगों में से कोई एक है जो हमेशा 700 मार्क्स ला रहा है, या मान के चलो पूरा का पूरा वो 720 ला रहा है, ठीक है ना। तो उसके पास 720 लाने के लिए तो हम क्या उसको टॉपर बोल सकते हैं अगर 99 लोग टेस्ट नहीं दे रहे हैं? हम नहीं, लोग नहीं बोल सकते। अगर वो नहीं बोल 700 नंबर ला रहा है कोई, तो हम उसको टॉपर नहीं बोल सकते। हो सकता है कोई दूसरा टेस्ट दे तो वो 701 ला ले। अच्छा, एक ही है। समझ आ रहा बात? तो आप 700 नंबर ला के भी आप टॉपर हम नहीं बोल सकते, लेकिन अगर आप टेस्ट दोगे किसी और के साथ बैठ के तो आप 700 हाईएस्ट मार्क्स ला सकते हो। इसका मतलब है भैया आपके पास वो पोटेंशियल है, आपके पास वो पोटेंशियल है। तो भैया कोई होशियार है कि नहीं है वो कैसे पता चलेगा? जब हम उसको कंपेयर करेंगे किसी और के साथ। समझ आ रहा बात? तो इसके पास बहुत सारा फ्री एनर्जी होता है प्योर वाटर के पास। समझ आ रहा बात? लेकिन ये पता कब चलेगा? जब इसके पास सॉल्यूट पार्टिकल या फिर कोई प्रेशर इस पे लगेगा। समझ आ रहा बात? तो ना सॉल्यूट है ना प्रेशर है, तो इसकी फ्री एनर्जी जो रहती है या फिर वाटर पोटेंशियल जो रहता है इसका हम लोग 0 लेंगे, क्योंकि ये कहीं मूव नहीं कर रहा है। भाई कोई एक, मैं आप लोग जितने लोग भी हो इस क्लास में, मैं टेस्ट लूंगा ही नहीं तो मुझे कैसे मालूम चलेगा कौन होशियार है कौन कम होशियार है? हर कोई ये सोचेगा मैं ही होशियार हूँ। ओवर कॉन्फिडेंट कई लोगों को रहता है ना, हर कोई ये सोचता है। जब टेस्ट होता है तभी पता चलता है। अब इसको अदरवाइज मत लेना, ठीक है।
जब टेस्ट होता है तभी पता चलता है कि भाई कौन होशियार है कौन कम होशियार है। मैं बिल्कुल जीरो नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि हर के एक के पास कुछ ना कुछ पोटेंशियल होता है। टेस्ट में कोई जीरो नहीं लाता है, बशर्ते टेस्ट ऑटोमेटिक सबमिट ना हो गया हो। तो टेस्ट में जीरो नहीं आता है किसी का, इसका मतलब हर एक के पास कोई ना कोई फ्री एनर्जी है, किसी न किसी के पास, हर किसी के पास कुछ ना कुछ तो पोटेंशियल है। बट वो पोटेंशियल तभी पता चलेगा जब हम टेस्ट लेंगे और दूसरों से कंपेयर करेंगे। तो कंपैरिजन से ही हमको समझ आएगा कि किसके पास हायर पोटेंशियल है, किसके पास लोअर पोटेंशियल है। समझ आ रहा है बात कि नहीं समझ आ रहा है? यस सर। ठीक है। तो एग्जाम में यही आता है कि भैया वाटर पोटेंशियल ऑफ प्योर वाटर जीरो है। क्यों है? क्योंकि ना सॉल्यूट है ना प्रेशर पोटेंशियल है, कंपेयर करने के लिए। फिर आता है कि सॉल्यूट पोटेंशियल जनरली नेगेटिव होता है। सॉल्यूट पोटेंशियल जनरली नेगेटिव होता है किसके रेस्पेक्ट में? वाटर और प्रेशर पोटेंशियल के रेस्पेक्ट में, ध्यान रखेंगे। और प्रेशर जनरली पॉजिटिव होता है। अब आप खुद ही सोचो भाई, प्रेशर जनरली पॉजिटिव होता है बट ये नेगेटिव भी हो सकता है। प्रेशर जनरली पॉजिटिव होता है। सर सॉल्यूट वाला भी पॉजिटिव हो सकता है? सोल्यूट नेगेटिव होता है हमेशा, ध्यान रखना। ठीक है, कंपैरेटिवली हम लोग अगर इसके और इसके मेनली कंपैरिजन इसके रेस्पेक्ट में करते हैं तो ये नेगेटिव ही होगा, क्योंकि फ्री एनर्जी ऑफ वाटर हमेशा इससे ज्यादा होगा, तो इसके रेस्पेक्ट में ये नेगेटिव आता है। ठीक है ना, इसको याद रखना। तो प्रेशर पोटेंशियल जो रहता है ये आता है एग्जाम में यूजुअली या और जनरली अगर हम देखें तो ये जो रहेगा पॉजिटिव होगा। बट नेगेटिव वॉट प्रेशर पोटेंशियल भी होता है। ठीक है, वो कब होता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम में हो जब प्रेशर। हाँ, प्रेशर पोटेंशियल जो रहता है वो नेगेटिव भी होता है, नेगेटिव प्रेशर पोटेंशियल भी होता है। ठीक है, और ये एक बहुत बड़ा कारण है, आगे मैं बताऊंगा आप लोगों को जाइलम में, कि नेगेटिव प्रेशर के कारण ही एक्चुअल में वाटर पुल होता है। यही नेगेटिव वाटर पोटेंशियल के कारण ही नेगेटिव जो प्रेशर पोटेंशियल होता है जाइलम में होता है मेनली, उसी के कारण वाटर पुल होता है लीफ तक, रूट से लीफ तक जो जाता है वो मेनली जाइलम में। ठीक है, जाइलम में ये जो प्रेशर पोटेंशियल होता है वो नेगेटिव होता है। इसलिए मैंने बोला कि बाकी सेल में अगर आप देखोगे तो ये पॉजिटिव वाटर प्रेशर पोटेंशियल होता है। ठीक है, तो जाइलम में आपको नेगेटिव मिलेगा, इसी के कारण पुल होता है वाटर। ठीक है, अगेंस्ट ग्रेविटी। नॉर्मली ये प्रेशर पोटेंशियल पॉजिटिव पाया जाता है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें जो मैं अभी डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि सबसे ज्यादा जो फंसते हैं बच्चे वो इसी में फंसते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, सबसे ज्यादा यही फंसोगे आप लोग, बाकी जगह नहीं फंसोगे, बाकी जगह नहीं फंसोगे। ऑस्मोसिस क्या है इसको नहीं मालूम है? सबको मालूम है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से वाटर का मूवमेंट हो रहा है हायर टू लोअर कंसंट्रेशन। ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हो, 8वीं 9वीं से, तो बड़ी चीज नहीं है। समझ आ रहा बात आप लोगों को? ऑस्मोटिक प्रेशर मैंने आपको बताया, अभी और बता दूंगा। ठीक है, कि ऑस्मोटिक प्रेशर को हम कैसे देखते हैं, मतलब कैसे आप समझोगे ऑस्मोटिक प्रेशर को। ठीक है, होता क्या चीज है एक्चुअल में, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, इसको थोड़ा सा लोग नहीं समझ पाते हैं। ठीक है, तो ये समझ आ रहा है बेटा? थोड़ा बेसिक समझ आ रहा है, क्वेश्चन बनाओगे तो और समझ आ जाएगा। जी सर। यस सर। तो एक क्वेश्चन है, चलो मैं आप लोगों को ना एक क्वेश्चन डिस्प्ले कर रहा हूं। ये एक क्वेश्चन है, दिख रहा है? टू सेल ए एंड बी, आप लोग ऐसा कॉपी पेन निकाल लो। टू सेल ए एंड बी आर कंटिग्यूअस, मतलब एकदम आजू बाजू हैं, चिपके हुए हैं। सेल ए हैज ऑस्मोटिक प्रेशर 10 atm। अच्छा, ऑस्मोटिक प्रेशर आप लोगों को समझ आ रहा है कि नहीं? ऋतिक रोशन वाला समझ आ रहा है? आया कि नहीं? यस सर, आ गया। है ना? टारगेट प्रेशर समझ आ रहा है? टारगेट प्रेशर, टर्गर प्रेशर, है ना? वॉल प्रेशर, वॉल प्रेशर को टारगेट, वॉल प्रेशर को ही टारगेट प्रेशर बोलते हैं। ठीक है, एंड समझ आ गया ना? तो ये मेरे ख्याल से इतना समझ आ गया होगा। ठीक है, और टू सेल ए एंड बी आर, अच्छा इसमें एक और होगा, थोड़ा सा आपको ना उसको मैं दिखा, एक और वर्ड है उसको भी पढ़ लो, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट। अब ये पढ़ोगे तो समझ आ जाएगा, पढ़ो एक बार।
नहीं समझ आएगा तो पूछो। ये डायग्राम दिख रहा है आप लोगों को? ये डायग्राम सबसे अच्छा समझाने का तरीका है ये, ठीक है। तो इसमें अगर आप देख लोगे ऑस्मोटिक प्रेशर जो रहता है वो पानी को अंदर जाने से रोक रहा है। टर्गर प्रेशर क्या है? वॉल पे जो लग रहा है, ठीक है, ये वॉल प्रेशर के अगेंस्ट ही इक्वल होता है एक्चुअल में। तो ये जो वॉल दिख रहा है, ये जो सेल वॉल है, मेम्ब्रेन है, ये जो प्रेशर इस प्रोटोप्लाज्म पे जो लगा रहा है वही टर्गर प्रेशर होता है, ठीक है। वॉल प्रेशर इक्वल टू टर्गर प्रेशर। अब ये डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट क्या होता है? डीपीडी। डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट क्या होता है एक बार पढ़ो, फिर वो क्वेश्चन अपन देखेंगे। समझ आया नहीं समझ आया? नहीं समझ आया? सॉल्यूशन का जितना प्रेशर होगा डिफ्यूजन का, और एक प्योर सॉल्वेंट का जितना प्रेशर होगा डिफ्यूजन का, दोनों का सब्ट्रैक्शन। तो दोनों का इसका मतलब क्या हो रहा है? देखो सिंपल से एक छोटा सा एक लाइन बोल रहा हूँ, उसको ध्यान से सुनना। एक लाइन बोल रहा हूँ, एक छोटा सा डेफिनेशन, उसको ध्यान से सुनना। द रिडक्शन इन द डिफ्यूजन प्रेशर ऑफ वाटर, क्या बोला मैंने? द रिडक्शन इन द डिफ्यूजन प्रेशर ऑफ वाटर इन अ सॉल्यूशन ओवर इट्स प्योर स्टेट। इसका मतलब समझे? फिर से बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना, लिख लो आप लोग। द रिडक्शन इन द डिफ्यूजन प्रेशर ऑफ वाटर इन अ सॉल्यूशन। एक सॉल्यूशन में वाटर का डिफ्यूजन का जो प्रेशर है वो कम है। किसके रेस्पेक्ट में? प्योर वाटर के रेस्पेक्ट में। तो मुझे बताओ कि इसके आसपास पानी है, भाई ये वही वाला कॉन्सेप्ट हो गया, ये वाला, ये वाला। अगर ये सेल है, ये सेल के आसपास प्योर वाटर है, ठीक है, और यहाँ पर वाटर है, तो इन दोनों में से कौन से वाटर का पोटेंशियल जो रहता है वो हाई देखेंगे? इसके आसपास का या फिर इस वाटर का अगर देखें तो भाई सीधी सी बात है कि यहाँ का वाटर बाहर डिफ्यूज होगा या बाहर का वाटर अंदर डिफ्यूज हो सकता है। सर अंदर का वाटर बाहर डिफ्यूज होगा, हो सकता है, या बाहर का वाटर अंदर डिफ्यूज हो सकता है इस सेल के रिस्पेक्ट में। सर बाहर का अंदर डिफ्यूज होगा। क्यों होगा? अंदर सॉल्वेंट है तो अंदर ये सॉल्यूशन है, तो सॉल्यूट के कारण ये एक सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तो इस वाटर के आसपास सॉल्यूट होने के कारण इसकी डिफ्यूजन की कैपेसिटी कम हो जाती है, क्योंकि इसको होल्ड करने के लिए सॉल्यूट पार्टिकल है। यहाँ पर बाहर का वाटर में सॉल्यूट नहीं है, समझ आ रहा बात? तो इसको कोई रोकता नहीं है और ये डिफ्यूजन की कैपेसिटी इसकी ज्यादा होगी। तो बाहर का जो सिचुएशन है, इस सेल के बाहर का जो वाटर सॉल्वेंट है और अंदर का जो वाटर सॉल्वेंट है या फिर ये सॉल्यूशन है, किसमें डिफ्यूजन की कैपेसिटी कम होगी? बाहर कम होगी डिफ्यूजन कैपेसिटी या अंदर वाले सॉल्वेंट में? अंदर वाले में। तो किसमें डिफ्यूजन का प्रेशर की डेफिशिएंसी होगी? किसमें डिफ्यूजन प्रेशर की डेफिशिएंसी होगी? अंदर वाले में डिफ्यूजन प्रेशर की डेफिशिएंसी होगी। तो समझ आ रहा है कि डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिएंसी क्या होता है? कि इट इज द रिडक्शन इन द डिफ्यूजन प्रेशर ऑफ वाटर इन अ सॉल्यूशन। मतलब एक सॉल्यूशन में वाटर का डिफ्यूजन प्रेशर कम होगा इसके प्योर स्टेट के रेस्पेक्ट में। समझ आया? आजू बाजू प्योर वाटर है, उसके रेस्पेक्ट में सॉल्यूशन का डिफ्यूजन प्रेशर की डेफिशिएंसी होगी। समझ आया? ठीक है। यस सर।
तो उसको ऐसा न्यूमेरिकली थोड़ा सा ऐसा डिफाइन करते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर माइनस टर्गर प्रेशर। ठीक है, क्यों भैया डिफ्यूजन प्रेशर में डेफिशिएंसी क्यों हो रही है, अंदर का वाटर बाहर क्यों नहीं जा पा रहा है, क्यों नहीं जा पा रहा है, क्योंकि इसके ऊपर ऑस्मोटिक प्रेशर और टर्गर प्रेशर दोनों लग के बैठा है, तो वाटर अंदर से बाहर जा ही नहीं पा रहा है। समझ आ रहा है, एक तो सॉल्यूट है होल्ड करने के लिए, ऊपर से ऑस्मोटिक प्रेशर टर्गर प्रेशर, इतना ज्यादा प्रेशर है इसके ऊपर कि ये बाहर की तरफ फ्रीली मूव नहीं कर पाएगा, लेकिन बाहर का वाटर अंदर फ्रीली मूव कर पाएगा, क्योंकि बाहर के वाटर पे ना ऑस्मोटिक प्रेशर है ना टर्गर प्रेशर है। समझ आ रहा बात आप लोगों को? तो ये थोड़ा सा बेसिक समझ आ गया। अब ये वाला क्वेश्चन बनाओ, जल्दी बनाओ। टू सेल्स ए एंड बी आर कंटिग्यूअस, एक दूसरे के आसपास चिपके हुए हैं। सर ए टू बी मोमेंट होगा। Cell A has osmotic pressure 10 atm, turgor pressure 7 atm and diffusion pressure deficit 3 atm. ठीक है, सेल बी हैज ऑस्मोटिक प्रेशर 8 atm, टर्गर प्रेशर 3 atm एंड डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट 5 atm। तो जो भी फॉर्मूला लगाना है लगाओ, आंसर मेरे को दो, मैं एक एक जन से पूछूंगा आंसर। अभी सब लोग बनाओ इसको, फिर मैं एक एक जन से पूछूंगा इसका आंसर क्या आएगा। बन गया सर। हाँ ठीक है, बाकी लोगों का हाथ उठाओ, किसका किसका बन गया। तृप्ति और हैंड रेस करो। संस्कार, अंकिता, बाकी लोग सो रहे हैं। रुचिता, श्रेया, हेमा, बॉबी, आयुष, याशिका, वेनु, सो रहे हो क्या बेटा? उर्वशी, नासिर, मोरिना, गौरी, वेदांशु, चलो आंसर मैसेज करो मेरे को, ए बी सी डी क्या, आंसर मैसेज करो फटाफट, फटाफट आंसर मैसेज करो। होस्ट में ये मैं जिसमें बोल रहा हूँ उसमें नहीं, ठीक है? अच्छा हाँ सर, आप आंसर बोलेंगे क्या? क्या बोलूं, आंसर मैसेज करो। सर मिला क्या आंसर? हाँ मिल गया मिल गया। सर मेरा मिला। मेरे पास आंसर है तृप्ति, आयुष, नासिर, संस्कार, वेनु, अंकिता, वेदांशु का। मैं जिसमें बोल रहा हूँ ना बेटा उस पे मत करो यार, क्योंकि वो मोबाइल में तो वो चल रहा है ना, वीडियो चल रहा है। हाँ, श्रेया, जागृति, अंकिता, अंकिता, सोनी, बेटा ध्यान से देखो। आयुष तुम्हारा भी गलत है, वेदांशु भी गलत है, ध्यान से देखो आंसर। एशलीन आंसर गलत है आपका, ध्यान से देखो। सर मेरा आंसर आया। कौन, मेरा मतलब क्या नाम? सर रुचिता। हाँ रुचिता आ गया। मोरिना, आंसर गलत है बेटा आपका। हेमा ठीक है, एशलीन ठीक है। ध्यान से देखो, इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन है ना, पढ़ते ही आंसर आ जाएगा, इसमें कोई ज्यादा कठिन चीज नहीं है अगर कॉन्सेप्ट समझ आ गया है। अभी भी बहुत लोग नहीं दिए आंसर मुझे। याशिका ठीक है, थोड़ा अच्छे से सोचो, देखो भाई यही सब क्वेश्चन है जिसमें आप फंसोगे, बाकी इसमें कुछ ऐसा कुछ नहीं है। हाँ वेदांशु, आपका आंसर गलत आ रहा है बेटा वेदांशु। उर्वशी, गलत आंसर आ रहा है बेटा।
चलो, तो इसका आंसर क्या है? अब इसमें क्या बोला है इसमें, चलो डिस्कस करें, है ना। आ गया मैक्सिमम लोगों का आंसर आ गया, कुछ कुछ लोगों का गलत आया है आंसर। अब इसमें क्या बताया गया है कि दो सेल है, ठीक है, दो सेल है, सेल ए सेल बी, ठीक है। अब इसमें बोला है कि एक का ऑस्मोटिक प्रेशर, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर 10 atm है, टर्गर प्रेशर 7 है, और डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिएंसी डीपीडी इसका 3 atm है। वहीं अगर हम इसकी बात करें तो कितना कितना है, ऑस्मोटिक प्रेशर 8 है, टर्गर प्रेशर 3 है, और डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिएंसी 5 है। तो भाई सीधी सी बात है, अगर मैं किसी एक चीज को भी पकड़ूं तो सबसे ज्यादा डिफ्यूजन की डेफिशिएंसी किसके पास है? 5 बी के पास। बी के पास है। सबसे ज्यादा डिफ्यूजन की डेफिशिएंसी बी के पास है, और सबसे कम डिफ्यूजन डेफिशिएंसी ए के पास। ए के पास है। डिफ्यूजन प्रेशर की डेफिशिएंसी ए के पास है, इसका मतलब है कि ए के पास डिफ्यूजन एनर्जी ज्यादा होगी कम होगी? ज्यादा होगी। ज्यादा होगी। डिफ्यूजन प्रेशर की डेफिशिएंसी कम, इसका मतलब डेफिशिएंसी कम, कोई चीज कम मतलब है कि उस पर डिफ्यूजन ज्यादा है, और इसके पास डिफ्यूजन की डेफिशिएंसी ज्यादा है, मतलब इसमें डिफ्यूजन कम होगा। समझ आ रहा बात? इसमें डिफ्यूजन कम होगा। ज्यादा इधर समझ आ रहा बात? इसमें डिफ्यूजन की डेफिशिएंसी ज्यादा है, डेफिशिएंसी ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा है, इसका मतलब डिफ्यूजन की डेफिशिएंसी ज्यादा है, मतलब वो डिफ्यूजन अच्छे से नहीं कर पाएगा, अच्छे से डिफ्यूजन नहीं कर पाएगा, क्योंकि डिफ्यूजन के प्रेशर की डेफिशिएंसी है, मतलब अच्छे से डिफ्यूजन नहीं हो पाएगा, तो लेस डिफ्यूजन। और इसमें डिफ्यूजन की डेफिशिएंसी इसके मुकाबले कम है, मतलब ये ज्यादा डिफ्यूजन कर पाएगा। इसका मतलब है जो ज्यादा डिफ्यूज कर पाएगा वहां से वाटर मॉलिक्यूल मूव करेगा, जो कम डिफ्यूज होगा तो ए से बी में। दूसरा चीज, टर्गर प्रेशर 7 और इसका टर्गर प्रेशर 3। टर्गर प्रेशर क्या होता है? वॉल प्रेशर। तो इसके पास वॉल प्रेशर कितना है भैया? 7 है, इसके पास वॉल प्रेशर 3 है। तो किस में जल्दी पानी घुस सकता है? बी में। बी में। तो ए में पानी घुसने की संभावना बहुत कम है, ये तो चाहता है कि पानी को फेंकूं। क्यों? वॉल प्रेशर ऐसा दबा रहा है साइटोप्लाज्म को, दबा रहा है, ये टर्गर प्रेशर दबा रहा है पूरा साइटोप्लाज्म को कि भैया ज्यादा हो गया है पानी, अब निकालो। तो यहाँ ज्यादा है टर्गर प्रेशर, और इसके पास वॉल प्रेशर कम है, मतलब साइटोप्लाज्म में पानी कम है, तो ज्यादा से कम है। ऑस्मोटिक प्रेशर तो कौन ऑस्मोटिक प्रेशर अंदर से कौन पानी को आने से रोक रहा है? ऑस्मोटिक प्रेशर। कौन अच्छा ऋतिक रोशन का डांस कर रहा है यहाँ पर दोनों में से? ये वाला। तो ये रोक ज्यादा अच्छे से रहा है, और ये कम रोक रहा है, तो ज्यादा रोकने वाले से कम रोकने वाले में जाएगा। कम रोकने वाले में जाएगा। अच्छे से नहीं रोक पा रहा है पानी को आने से, तो ऑब्वियसली जो अच्छे से नहीं रोक पा रहा है उसी के पास जाएगा। समझ आ रहा बात? ये कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है? इसी को घुमा घुमा के 50 क्वेश्चन बना सकते हैं, कोई बड़ी बात है क्या? नहीं है? समझ आ रहा बात की नहीं? यस सर। ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि भैया कि अब ये वाला कॉन्सेप्ट है, इसमें मैं पूछूं किसका सॉल्यूट पोटेंशियल हाई है दोनों में से? देखो, सॉल्यूट पोटेंशियल ऑलवेज इन नेगेटिव, तो सॉल्यूट पोटेंशियल नेगेटिव है, तो ज्यादा नेगेटिव किसका होगा? अच्छा, ये ऐसा होगा कि ऐसा होगा, या फिर ऐसा होगा, या फिर ऐसा होगा? तो ये बी कौन सा होगा? कौन सा सही है? बी। किसके पास सॉल्यूट पोटेंशियल ज्यादा होगा, मतलब
ज्यादा नेगेटिव किसके पास होगा, कौन सा वाला होगा? बी के पास। ये वाला आंसर सही होगा। अब जिसको नहीं समझ आ रहा है उसको ध्यान से सुनना, आप लोग ध्यान से समझना, है ना। तो ज्यादा नेगेटिव का मतलब ज्यादा ज्यादा सॉल्यूट पोटेंशियल होता है, ठीक है। मोर नेगेटिव मतलब ज्यादा सॉल्यूट है उसके पास। समझ आ रहा बात? तभी तो बेटा टर्गर प्रेशर ज्यादा है, ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है, जितना ज्यादा सॉल्यूट उतना ज्यादा। समझ आ रहा बात? ठीक है। देन उसके बाद अगर मैं पूछूं प्रेशर पोटेंशियल किसके पास ज्यादा होगा? ए के पास। किसके पास होगा? ए के पास। मोर, और ये लेस। अब वाटर पोटेंशियल की मैं बात करूं तो विच हैव मोर वाटर पोटेंशियल? ए के पास होगा कि बी के पास होगा? ए के पास। ए के पास। क्यों? सर उसके ऊपर कम है सर, उसका डीपीडी लो है या उसका डीपीडी सॉल्यूट भी लो कम है। है। हाँ, समझ आ रहा बात? तो ये ऐसे बन जाएगा आपको? यस बनेगा सर। नहीं बनेगा, है ना, जिसके पास सॉल्यूट कम है ये सब। चलो, तो फिर इसके क्वेश्चंस बनाना होगा तो बना लेना, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इसको और अपन आगे देखेंगे। इसमें अपना देखो ये जो मेन कोर कॉन्सेप्ट है ये तो अपना काफी कुछ मैं बता दिया हूँ। बाकी प्लाज्मोलिसिस वगैरह जो रहते हैं बहुत आसान है, इम्बिबिशन आसान है, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर इन लॉन्ग डिस्टेंस, ये सारे जो टॉपिक्स है ना, अब आप पढ़ के देखना है एक बार, ठीक है। ऐसे सटाक से समझ आएगा कि मुझे अगली क्लास में आप लोग बोलोगे कि सर मत पढ़ाओ, ठीक है। यस सर। समझ आ रहा? हाँ, नहीं सच बता रहा हूँ। एक बार आप पढ़ के देखना खुद से पूरे चैप्टर को, ठीक है। फिर गारंटी दे रहा हूँ, अभी तक जिन्होंने पूरे शुरुआत से जो कहानी के थ्रू अपन पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है, तो मैक्सिमम चीजें जो आपको समझ आ जाएंगी। कोशिश करोगे तो, नहीं करोगे तो भगवान मालिक है, ठीक है। बाकी कुछ है तो मैं यस बता सर। दूंगा क्लास में जो जो समझने लायक है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच। सर इस बार टेस्ट में